ये आंसर राइटिंग के लिए जैसा मैंने आपको बताया, हजारों वीडियो मिल जाएगा आपको। स्पेशली अगर आप यूपीएससी वगैरह को भी देखेंगे ना, तो वहाँ भी आपको आंसर राइटिंग का बहुत सारा वीडियोस मिल जाएगा। लेकिन उन सारे वीडियोस से थोड़ा सा हम लोग अलग चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे और आपके लिए आंसर राइटिंग बहुत ईजी होगी। बेसिकली आंसर राइटिंग क्या है कि देखिए, आंसर्स आप बचपन से लिखते चले आ रहे हैं, क्लास 1 हो, केजी हो, जितना भी मैंने जब शुरुआत आपने किया उस समय से क्वेश्चन का आंसर आप लिख रहे हैं। तो क्या सिविल सर्विसेज के एग्जाम या फिर मान लीजिए फॉरेस्ट सर्विस के एग्जाम या कोई भी इस तरह का हायर लेवल का एग्जाम हो, तो उनका आंसर और स्कूल कॉलेज और इन सब के आंसर में क्या कोई डिफरेंस होता है? तो हाँ, डिफरेंस होता है। उनका जो आंसर है वो बहुत ज़्यादा थोड़ा सा सधा हुआ नेचर का आंसर होता है जो सिविल सर्विसेज में लिखना है, क्योंकि बेसिकली वो एग्जाम लिया जा रहा है एक किसी ब्यूरोक्रेट को या एक अफसर को सेलेक्ट करने के लिए। लेकिन स्कूल का एग्जाम किसी अफसर को सेलेक्ट करने के लिए नहीं हो रहा है। स्कूल का एग्जाम बस ये चेक करने के लिए हो रहा है कि साल भर जो हमने पढ़ाया वो ठीक तरीके से आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा। तो यहाँ जो आंसर आपको लिखना है उसमें थोड़ा धार लगाना बहुत ज़रूरी है। धार लगाना मतलब उसमें पैनापन होना चाहिए। तो उसको ऐसे मान लीजिए कि पहले जो आप आंसर लिखते थे ना, वो एक अनट्रेंड सिंगर के जैसा है। सिंगर जैसे बहुत लोग गाना गाते हैं, अच्छा भी गा लेते हैं, लेकिन उनके पास तालीम नहीं है सिंगिंग का, तो सुर का समझ नहीं है, बगैर सुर के समझ के अच्छा गा लेते हैं। तो आप हो सकता है कि आंसर अच्छा लिखते होंगे, आपको अच्छा मार्क्स आया होगा, लेकिन आपने उसका प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं लिया है। यहाँ हम लोग बस वही चीज़ें करेंगे कि आपको एक प्रॉपर ट्रेनिंग, वो जो सारे गामा का सुर होता है उसके तरह से यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि इंट्रोडक्शन है तो कितने टाइप का इंट्रोडक्शन हम लोग और किस किस क्वेश्चन के अनुरूप, माने जो क्वेश्चन आ रहा है उसको देखते हुए कैसा इंट्रो यहाँ फिट करेंगे हम लोग, ये चीज़ें। दूसरा चीज कि बॉडी आ रहा है अगर लिखने के लिए, क्योंकि इंट्रो बॉडी कंक्लूजन ये बच्चा बच्चा जानता है कि ऐसा ही फॉर्मेट है, तो वो सब बेसिक चीज़ों में मैं नहीं जा रहा, फिर भी बताएंगे। तो बॉडी है तो उस जगह पे कैसा पॉइंट्स लिखना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए। कंक्लूजन है तो कितने टाइप का कंक्लूजन हो सकता है और उसको कहाँ कहाँ फिट करना चाहिए। तो पहले मैं, जो हमारा पहले हफ्ते का मेंटरशिप है उसमें, जो मेंटरशिप तो साथ में चलेगा आपका, उसमें जितना भी असाइनमेंट्स मैं दूंगा उन सारे असाइनमेंट्स में खाली इंट्रोडक्शन ही आप लिखिएगा। उसमें उस पूरे हफ्ते में हमको बस इतना ही चेक करना है कि आप क्वेश्चन देख करके उसके हिसाब से इंट्रोडक्शन लिख पाते हैं कि नहीं लिख पाते हैं, बस उतना ही। जब आप वो लिखने में सक्षम हो जाइएगा, क्योंकि इंट्रो जो है ना वो फर्स्ट आपका इंप्रेशन है और आपको पहला इंप्रेशन जमाने का दूसरा मौका जिंदगी में नहीं मिलने वाला है, तो ये सच्चाई है। तो इंट्रोडक्शन लिखने में हम लोगों को पहले मेहनत करना है, उसके बाद आएंगे बॉडी के ऊपर कि बॉडी में हम लोगों को कैसा वैल्यू एडिशन वहां पे करना चाहिए, और फिर आएंगे कंक्लूजन के ऊपर। तो जब जब ये ऐसा चलता रहेगा ना, वीकली वाइज आपको लगभग 3 हफ्ते का टाइम लगेगा। 3 हफ्ते मतलब वही 20 दिन के आसपास का समय लगेगा। 20 दिन में इंट्रो बॉडी कंक्लूजन के आप मास्टर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखते ही आपको पता होगा कि हमको यहाँ क्या लिखना चाहिए, ठीक है। अगर आपने ये ट्रेंड तरीके से नहीं किया, प्रैक्टिस नहीं करके गए, तो लिख लेंगे आंसर आप, लेकिन वो धार नहीं रहेगा आंसर में, ठीक है। तो एक एवरेज मार्किंग करके आपको दे दिया जाएगा। मैं कैसे आपको समझाना चाहता हूं ये आंसर राइटिंग एक अलग तरीके से। देखिए, पहले जो बुनियादी बातें हैं कि आंसर राइटिंग, एक अच्छा आंसर लिखा जाता है IBC के फॉर्मेट में। ये तो बच्चा बच्चा जानता है, हर कोई जानता है कि पहले एक इंट्रोडक्शन होता है, उसका बॉडी होता है, कंक्लूजन होता है। मान लीजिए यहाँ पे कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर कुछ भी दिया कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम्स या डिस्क्राइब इकोसिस्टम इन इंडिया, मतलब इकोसिस्टम की व्याख्या करें, इकोसिस्टम। तो पहले ये क्वेश्चन को मैं थोड़ा तोड़ के समझाता हूँ आपको, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पे एक प्रॉपर क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, फिर आते हैं वो सब चीज क्या है। जैसे क्वेश्चन है, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, व्हाट मेक्स अर्थ सुटेबल फॉर लाइफ, गिव डिटेल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स इन द वर्ल्ड एंड इंडिया। हिंदी में लिखा है, पृथ्वी को जीवन के लिए उपयुक्त क्या बनाता है, विश्व और भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट्स का विवरण दीजिए, ठीक है। अब ये क्वेश्चन के अंदर क्या क्या होता है, देखिए क्वेश्चन के अंदर होता है एक एक टेल एंडर, मतलब क्वेश्चन के अंदर होता है एक डायरेक्टिव, क्वेश्चन के अंदर होता है कीवर्ड, और क्वेश्चन के अंदर और भी चीजें होती है। वैसे यहां तो कुछ दिख नहीं रहा है डायरेक्टिव से हम लोग को। डायरेक्टिव का मतलब होता है जैसे डिस्कस करें, चर्चा करें। डायरेक्टिव का मतलब हो सकता है क्रिटिकली एनालाइज करें। डायरेक्टिव्स का मतलब हो सकता है इवेलुएट करें।
वो सब चीजें। तो ये वाला क्लास हम लोग बाद में लेंगे 2-3 दिन के बाद, कि सिर्फ उसमें मैं डायरेक्टिव समझाऊंगा कि ये 10-10 जो ऐसा डायरेक्टिव आएगा ना उसके अंदर आपको क्या करना है, ठीक है। और 2-3 दिन के बाद ही ले लेंगे तुरंत से। और दूसरा जो होता है इसके अंदर का मेन कीवर्ड होता है, ठीक है। तो हालांकि इस क्वेश्चन में कीवर्ड तो दिख रहा है हम लोगों को कि एक तो कीवर्ड दिया है कि अर्थ के ऊपर लाइफ, लाइफ है कीवर्ड बेसिकली, अर्थ कीवर्ड नहीं है, कि अर्थ के कंटेक्स्ट में माने लाइफ को आपको कैसे लाइफ का यहाँ पनपना होता है उसको व्याख्या करना है वहां पे। और दूसरा जो दिया है कीवर्ड वो है बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट, कीवर्ड को पकड़ना चाहिए, ठीक है। तो कीवर्ड और डायरेक्टिव ये दो चीजें होती है, बाकी क्वेश्चन का तो टेक्स्ट होता है नॉर्मल से। तो ये हो गया क्वेश्चन। अब इसी क्वेश्चन का आपको लिखना है आंसर। आंसर में जो मैंने पीछे बता रहा था कि वही चीजें, कि आंसर के अंदर में आप लिखेंगे, यहां पहले आ जाएगा इंट्रोडक्शन जो अभी आप शुरू करते हैं आंसर, इसके बाद होता है बॉडी, और फिर फाइनली होता है अंतिम में कंक्लूजन। अगर इन तीनों में से एक भी पार्ट मिसिंग है तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। ये बेसिक जानकारी है जो सब जगह अवेलेबल है, आप भी जानते हैं। क्लियर? अब चलिए उसको थोड़ा सा एक्सपर्ट लेवल से मैं समझाता हूं। मैं आपको ना रिवर्स इंजीनियरिंग कराता हूं यहाँ पे। रिवर्स इंजीनियरिंग का मतलब है हम लोग जो आंसर राइटिंग देखेंगे वो ऐसे देखेंगे ना कि एग्जामिनर कैसे कॉपी को चेक करता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमको कॉपी इवेलुएट करना है, तो मैं कोई अपने आप को बहुत बड़ा एग्जामिनर नहीं मान रहा हूं, लेकिन हाँ जहां जहां मैं कॉपी थोड़ा ठीक ठाक ही चेक करता था, तो जो हमको सिखाया गया होगा या ट्रेनिंग दिया गया होगा कि कॉपी जो हम लोग यूपीएससी में चेक करते हैं तो उसके अंदर ये पैरामीटर्स देखते हैं, तो उससे वो चीजें पास ऑन होती गई। तो जब मैंने ज्वाइन किया होगा कहीं पे पढ़ाना तो हमको भी वही चीज सिखाया गया होगा कि कॉपी जब हम लोग चेक करते हैं तो क्या क्या चीजें ढूंढते हैं कॉपी के अंदर में। अगर स्टूडेंट को इस बात का जानकारी होगा ना कि क्या क्या चीजें ढूंढा जाता है कॉपी में, तभी जाकर के वो सही आंसर लिख सकता है। ये हमको नहीं जानना है कि क्या उसका मेथड है आंसर लिखने का, इसके लिए तो मैंने बोला ना हजारों वीडियोस अवेलेबल है, वो मत जानिए। लेकिन ये जानिए कि एग्जामिनर आपका कॉपी कैसे चेक करेगा, वो आपके आंसर्स में क्या ढूंढेगा। तो हर अगर एक एग्जामिनर थोड़ा एक्सपर्ट लेवल का, यह डिपेंड भी करता है, एग्जामिनर हो सकता है उस लेवल का एक्सपर्ट ना हो, तो हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि एक एक्सपर्ट एग्जामिनर है, वो आपके कॉपी में क्या क्या सर्च करता है जिसके बेसिस पे वो आपको नंबर देता है। तो आज का क्लास उसी चर्चाओं का हमारा क्लास है, ठीक। तो देखिए 7 चीजें वो ढूंढता है एग्जामिनर आपके कॉपी में, अगर वो सातों चीजें पाई गई तो आपको नंबर मिलेगा। और भी कुछ चीजें हैं, लेकिन 7 मेन चीजें हैं जिसके बिना आंसर में आपको नंबर नहीं मिलेगा। वही डिफरेंशिएट करता है वहां पर एक अच्छा आंसर को और एक थोड़ा सा एवरेज आंसर को। वो 7 चीजें क्या क्या हैं एक एक करके उसको समझते हैं। सबसे पहला जो चीज है जो यहां पे हमने लिखा था वो चीज है इंट्रोडक्शन प्रोफिशिएंसी। और नीचे जो मैंने 2 बातें लिखा है ना, वो एग्जामिनर अपने आप से वो सवाल पूछता है। जब जैसे मेरे सामने एक कॉपी आएगा तो उस कॉपी में मैं जब उसका इंट्रोडक्शन पढ़ूंगा तो अपने आप से ये सवाल पूछूंगा कि ये चीज हमको मिला कि नहीं मिला उसके अंदर। इंट्रोडक्शन कई तरीके से लिखा जा सकता है। तो अगर देखिए जब भी इंट्रोडक्शन हम पढ़ रहे होंगे, जब हम आंसर चेक कर रहे होंगे, तो हम पहले ये खोजेंगे कि इसका जो इंट्रोडक्शन है वो क्या कोर थीम पे बेस्ड है कि नहीं है। आई होप कि हिंदी वाले भी इसको समझ रहे होंगे क्योंकि यहाँ कोई बहुत जटिल इंग्लिश नहीं है, ठीक है। कोर थीम पे वो चीज है कि नहीं। एग्जाम्पल के लिए देखिए जैसे यही सवाल है, अब इस सवाल का जैसे हमको इंट्रोडक्शन लिखना होगा कि व्हाट मेक्स अर्थ सुटेबल फॉर लाइफ। तो अर्थ का जो लाइफ माने लाइफ का जो सुटेबिलिटी है, यहाँ पे सुटेबिलिटी ऑफ अर्थ, ये इसका कोर थीम है। आपका जो भी इंट्रोडक्शन होना चाहिए इसी कोर थीम पे बेस्ड होना चाहिए। चाहे आप बैकग्राउंड बेस्ड लिखिए, चाहे आप किसी भी तरह का करंट अफेयर्स बेस्ड इंट्रोडक्शन लिखिए, चाहे आप किसी तरह का केस स्टडी बेस्ड लिखिए या डायरेक्ट डेटा बेस्ड लिखिए, किसी भी तरीके का इंट्रोडक्शन आप लिखिए, लेकिन उस चारों के पांचों इंट्रोडक्शन जितने भी टाइप्स मैंने बोला उनके अंदर का कोर थीम यही है। अगर इससे थोड़ा सा भी इधर उधर आपने लिखा, कोर थीम नहीं है उस इंट्रोडक्शन में, तो उसको नंबर नहीं मिलेगा। फिर उसको हम लोग नंबर कैसे दे देंगे कि वो नंबर जो सबसे मिनिमम मार्क्स इसके लिए होता है उसको हम दे देंगे मान लीजिए 0.25 नंबर। किसी किसी केस में आपको 0 भी मिल सकता है यहाँ पर,
ठीक है, तो कोर थीम के एकदम जो भी कोर थीम है वो उसके इंट्रोडक्शन में होना ही होना है। तो ये हो गया पहला बात। दूसरा चीज मैं क्या चेक कर रहा हूँ, दूसरा चीज कि थोड़ा जो टोन आपने लिखा, ठीक है, अब देखिए अंततः क्या है कि मैं एक ह्यूमन बीइंग हूं, बार बार ये कह रहा हूं कि मैं इवेल्युएटर हूं इस केस में, जो आपका आंसर चेक करने वाला है। हम हैं इंसान, और दिन भर में मेरे सामने से 50 कॉपी जाएगा, प्लस ये 50 कॉपी छोड़ दीजिए, मैंने जो अपना पूरा करियर बिताया है तो एक से एक बढ़ के कंटेंट मैंने पढ़ा होगा। तो क्या आपने जो कंटेंट लिखा है उसका भाषा ऐसा है कि हमको पढ़ के थोड़ा सा मेरा ध्यान खींचता है? क्या वो एंगेजिंग है वो चीज? क्योंकि मान लीजिए आपके पास कोर थीम पे आपने लिखा है, लेकिन इतना नीरस बना के उसको लिखा है, मैंने उसके अंदर किसी भी तरीके का आपने कुछ ऐसा एंगेजिंग चीज नहीं लिखा है, तो हाँ हम भी पढ़ेंगे तो लगे कि हाँ चलो कोर थीम पे लिखा है, फिर चलो एवरेज दे दिया। क्योंकि कुछ बच्चे जरूर ऐसे होंगे जो ऐसा कंटेंट उसके ऊपर लिखेंगे इंट्रो में ही जिससे ध्यान थोड़ा सा आकर्षित होगा। तो हमको जो नंबर देना है हम उन बच्चों के लिए बचा के रखेंगे कि अगर हमको 0.5 देना है, क्योंकि इससे ज्यादा नंबर नहीं मिलेगा इसके अंदर। हाँ, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, अगर ये 40 नंबर का क्वेश्चन है तो इंट्रो के लिए 2 नंबर भी मिल सकता है आपको, 2 से 3 नंबर, वो मैक्सिमम मार्क्स हो गया, मिनिमम वही 0.25। तो अगर हमको मान लीजिए कि ये इंट्रो ऐसा है ना कि कोई बच्चा लिखा है बड़ा एंगेजिंग टाइप का, मैंने थोड़ा सा मजा आ गया पढ़ करके, तो जाहिर सा बात है उसके लिए हम 2.5 नंबर देंगे या 3 नंबर देंगे, अगर वो 40 नंबर का क्वेश्चन है तो। अगर वो 10 नंबर का क्वेश्चन है तो तब तो इंट्रो का मैक्सिमम मार्क्स ही आपको 0.5 रहेगा, हम उसको 0.5 ही देंगे मैक्सिमम। तो ये पहले चीज है कि आप जो लिख रहे हैं ना, बहुत सारे बच्चे वहां पे आंसर लिखने वाले हैं और सब एक से बढ़ के एक, तो उसके अंदर कोई ना कोई बच्चा जरूर ऐसा होगा जिसका लैंग्वेज पे इतना कमांड होगा, वो इतना बार प्रैक्टिस कर चुका होगा कि कुछ ना कुछ एंगेजिंग चीज लिखेगा। तो पहला चीज इसका बनता है इंट्रोडक्शन। और आज की क्लास में सारा चीज नहीं डिस्कस करते, पहले मैं ओवरऑल आपको डिस्कस कर रहा हूं कि एज ए एग्जामिनर मैं क्या क्या ढूंढूंगा इसके अंदर। अगर वो आपको आइडिया क्लिक कर गया है तब आप आगे बढ़ सकते हैं कि अब एज ए स्टूडेंट हमको कैसे उस एग्जामिनर को दिमाग से उसको पकड़ना है। ठीक है, तो पहला चीज था इंट्रोडक्शन, और उसके अंदर ये सारी हर तरह की बातें। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका ट्रिक क्या है कि हम लोग कैसे लिखें? तो देखिए ट्रिक क्या है कि पूरे के पूरे एनवायरमेंटल ऑप्शनल में हम लोग ये, हमको पता रहेगा या हम सब लोगों को पता रहेगा कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं इसके अंदर। हम लोग सारे टॉपिक का एक एक इंट्रोडक्शन लिख के रखेंगे पहले से ही। हम जानते हैं कि क्या चीजें एंगेजिंग बनाएगी उसको कहते हैं टेम्पलेट मॉडल। कि जैसे मान लीजिए ना कि हम लोग जब एस्से का तैयारी करते थे उस जमाने में, जिस समय फिलोसॉफिकल एस्से नहीं आता था यूपीएससी में, अभी यूपीएससी के अंदर में फिलोसॉफिकल एस्से आता है, मतलब थोड़ा दार्शनिक नेचर का है, किसी थिंकर का कोई स्टेटमेंट है वो एस्से बन के आ गया, या कोई एब्सर्ड जिसको एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है ना ये किसी थीम पे नहीं बेस्ड होता है, कि सोसाइटी, एजुकेशन, पोएट्री, ये सब एक एक थीम है, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक ऐसा होता है जो एक रैंडम टॉपिक किसी थीम पे नहीं बेस्ड होता है। तो अब जो एस्से में टॉपिक्स आते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट ही ज्यादा आते हैं, लेकिन जिस जमाने में हम लोग एग्जाम देते थे तो उस समय किसी न किसी थीम पे वो क्वेश्चन आता था कि टेररिज्म है इस पे है, या बॉर्डर सिक्योरिटी है इस पे, इसके ऊपर क्वेश्चन है, माने इंटरनल सिक्योरिटी में बॉर्डर्स के ऊपर क्वेश्चन है, या फिर मान लीजिए सोसाइटी के ऊपर लिखना है, एजुकेशन के ऊपर निकलना है, वुमेन एम्पावरमेंट। तो ये सब चीजें जो होती थी उस समय कम से कम एक एस्से जरूर आता था इससे। तो हमारा टेम्पलेट मॉडल क्या कहता है कि गूगल के अंदर जा जाके एक अच्छा जो एस्से लिखा गया है इनके ऊपर, या एस्से नहीं भी है तो कंटेंट जो अच्छा है उससे एक टेम्पलेट बना के रखते थे। मतलब बहुत बार सोसाइटी के ऊपर वो अलग अलग टाइप का, माने सुंदर सुंदर वर्ड वाला हम लोग एस्से लिख के बैठे रहते थे याद करके। और जब एग्जाम आए तो इसके अंदर चाहे कुछ भी हो, माने थीम चाहे कुछ भी हो, क्योंकि ये तो एस्से है ना, एस्से आपको आजादी देगा कि आप किसी ये कोर थीम के चक्कर में नहीं फंसिए। एस्से में थोड़ा सा इंडिपेंडेंस आपको होगा। तो एस्से में हम लोग यही वाला टेम्पलेट वहां यूज करते थे, एजुकेशन वाला। हम लोग यहाँ क्या करेंगे, थोड़ा मॉडिफाई इसको करके ऐसा टेम्पलेट्स बना के रखेंगे जैसे बायोडाइवर्सिटी के लिए। तो हमें पता रहेगा कि इंट्रोडक्शन हमको कैसा लिखना है, और वो एंगेजिंग रहेगा बहुत। ठीक है, वो प्रैक्टिस किया हुआ रहेगा, उसमें आप अपना अपना थोड़ा सा मसाला लगा सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, बाद बाकी कंटेंट उसका सेम रहेगा। तो ये हमारा टेक्निक होगा, ये हमारा ट्रिक होगा
इस वाले पार्ट को देंगे। खैर एनीवे, आज के हिसाब से जो पहला चीज ये था कि एग्जामिनर हमेशा इंट्रो को देखता है और उसको देख करके फेयर इंट्रोडक्शन, एवरेज इंट्रोडक्शन, बिलो एवरेज इंट्रोडक्शन, इसमें वो मार्किंग करता है। बिलो एवरेज हो गया 0 मिला, एवरेज हो गया सबसे कम नंबर मिला, फेयर हो गया तो आपको थोड़ा सा बढ़ा करके वो दे देगा। फिर भी याद रखिए 10 नंबर 15 नंबर के क्वेश्चन में बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है चेंजेस करने का, या तो 0 है या 0.25 या 0.5 है। चलिए, जो दूसरी चीज आपके आंसर में मैं देखना चाहूंगा या कोई भी देखना चाहेगा वो है अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिमांड एंड इंटरप्रिटेशन। हमको मतलब क्षमा कीजिएगा, हिंदी इसका मैंने नहीं लगाया, और हिंदी मीडियम मतलब हिंदी मीडियम में ही था मैं बचपन में 5वें क्लास तक, तो हिंदी हमको आता तो है, लेकिन कुछ कुछ वर्ड्स जो होता है ना उसको मैं भूल जाता हूँ हिंदी उसका। तो आपको ऐसा नहीं हो कि दिक्कत होगा, लेकिन हाँ उस चीज के लिए थोड़ा सा आप मतलब समझ के अपने से चलिएगा। अब देखिए दूसरा चीज जो समझना है हमको, दूसरा चीज जो हमको एक आंसर में देखना है कि वो जो आंसर लिखा गया है क्या वो डिमांड के हिसाब से लिखा गया है या नहीं लिखा गया है। एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल जैसे देखिए क्वेश्चन, ये सवाल है और ये 10 नंबर का सवाल है, छोटा सवाल है। राइट ए नोट ऑन बायोम्स विथ स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट इन ईच बायोम। इसको हिंदी में क्या है कि बायोम्स पर टिप्पणी कीजिए तथा प्रत्येक बायोम में पाए जाने वाली प्रजातियों के विशिष्ट उदाहरण दीजिए। ठीक है, ये इसका सवाल है, माने एग्जाम्पल क्वेश्चन है। एग्जाम्पल के थ्रू मैं ये चीज समझाना चाह रहा हूं आपको। ये सारे जो है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन या फिर तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन, उनके अंदर जो एफआरओ के एग्जाम्स हुए हैं उनका क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये अपने से बनाया हुआ क्वेश्चन नहीं है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। तो अब देखिए इसमें हमको देखना है कि बच्चे ने वो डिमांड को समझा है कि नहीं। यहां क्वेश्चन क्या आपसे डिमांड कर रहा है, क्वेश्चन के अंदर कीवर्ड क्या है, बायोम्स, और ये डिमांड क्या कर रहा है, बायोम के ऊपर अनंत तरह का क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन इस पार्टिकुलर क्वेश्चन का डिमांड क्या है, इसका डिमांड ये है कि आप सिर्फ बायोम के बारे में थोड़ा सा बताइए। ठीक है ना। अगर आप मान लीजिए एक और क्वेश्चन होता, यहां पर मान लीजिए क्वेश्चन देते कि हाउ डू द जेट स्ट्रीम्स affect the biomes या affect the climate of biomes on earth। ठीक है, climate of biomes on earth थोड़ा लंबा क्वेश्चन हो गया ये 15 नंबर का क्वेश्चन आएगा मिनिमम अगर यूपीएससी में आता है कि जेट स्ट्रीम्स जो होते हैं वो बायोम्स के क्लाइमेट पे, जलवायु पे कैसे असर डालते हैं। अब देखिए यहां भी कीवर्ड बायोम ही है, लेकिन क्वेश्चन का डिमांड बदल गया। अब यहां क्वेश्चन आपसे कुछ और डिमांड कर रहा है, यहां क्वेश्चन आपसे कुछ और डिमांड कर रहा है। अगर कुछ और क्वेश्चन यहां दे सकता है कि मान लीजिए कि डिफरेंशिएट या हाउ डू बायोम्स डिफरेंशिएट फ्रॉम ईच अदर, या हाउ डू द प्रेशर बेल्ट्स ऑफ द वर्ल्ड डिसाइड द क्लाइमेट ऑफ द बायोम, क्लाइमेट ऑफ ईच बायोम, या हाउ डू टेम्परेचर डिसाइड, हाउ डज द टेम्परेचर इज द मेन फैक्टर बिहाइंड द क्लाइमेट ऑफ ए बायोम। अगर इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो आपको डिमांड के हिसाब से लिखना हो, क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है आपसे। तो इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में सिर्फ इतना डिमांड कर रहा है कि हमको बायोम के बारे में बताना, बायोम होता क्या है। और दूसरा क्या डिमांड है, दूसरा डिमांड ये है कि सारे बायोम्स का यहां पर आप एग्जाम्पल लिखिए। मतलब बायोम के बारे में बताइए, जैसे टुंड्रा का बायोम है तो सबसे ठंडा होता है, आर्कटिक में और अंटार्कटिक में पाया जाता है, एकदम ठंडा फ्रिजिड जोन में पाया जाता है। तो टुंड्रा जो बायोम होगा, और शॉर्टकट क्या है यहीं पे देखिए ना, कुछ कुछ टॉपिक यहीं क्लियर हो जाएगा आपको। ट्रिक क्या है कि टुंड्रा में हमेशा सालों भर बर्फ रहती है, क्योंकि आर्कटिक का मौसम ऐसा है ना कि 6 महीने ठंडा 6 महीने गर्मी रहता है वहां पे, सॉरी 6 महीना दिन 6 महीना रात रहता है। तो इंटेंस विंटर वाला जगह, इतना विंटर में कोई भी प्रजाति सर्वाइव नहीं कर सकती है। तो वहां क्या होगा, छोटे छोटे मॉस, लिचन, इस तरह के प्रजाति मिलेंगे, एल्गी मिलेगा, या फिर पोलर बियर, जानवरों में थोड़ा सा पोलर बियर वगैरह मिल सकता है, अदरवाइज बहुत ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। पोलर बियर भी एकदम आर्कटिक अंटार्कटिक की तरफ नहीं जाते हैं, वो थोड़ा सा इधर ही रहते हैं टैगा साइड में, फिर भी जा सकते हैं। एनीवे, तो इसका डिमांड ये है कि आप बायोम के बारे में बताइए, बायोम होता क्या है पहले। और हर बायोम का, टुंड्रा हो गया, टैगा हो गया, इधर का मान लीजिए नीचे का टेम्परेट हो गया, जो भी चीजें हैं, जितने भी बायोम्स हैं, डेजर्ट बायोम है, उनके स्पीसीज के बारे में आप बताइए। वहां पर क्या क्या स्पीसीज मिलते हैं उनका आप वहां पर नाम लिखिए। अगर आपने ये डिमांड ही लिखा आंसर के अंदर में सब हेडिंग डाल करके, तो वो चीजें फिर
फिर आगे मैं इवेलुएट करूंगा। अगर वही डिमांड फुलफिल नहीं हुआ, भले आपने बायोम के बारे में कितना भी अच्छा ज्ञान दिया है, दैट बिकम्स इररेलेवेंट। तो जैसे ही हमको इररेलेवेंट चीज दिखेगा वहीं पे काटेंगे और आपको वहीं पे जीरो मिलेगा उस वाले सेगमेंट में। तो हम लोग तो किसी न किसी एस्पिरेंट का कॉपी चेक करते हैं, जो हमारा ही स्टूडेंट होता है, तो उसके कॉपी में जब चेक करते हैं तो वहीं पे लिख देते हैं ऐसे करली ब्रैकेट बना करके कि ये जो 4 पॉइंट आपने लिखा ना, इसके लिए 9 मार्क्स आपको मिलेगा, 9 मार्क्स अवॉर्डेड फॉर दिस। तो उसको आइडिया लग जाता है कि अच्छा ये वाला सेगमेंट मैंने आउट ऑफ कंटेक्स्ट कहीं से लिख दिया है। या हम लोग आउट ऑफ कंटेक्स्ट वर्ड भी यूज करते हैं, या फिर हम लोग इररेलेवेंट वर्ड भी यूज करते हैं। जब भी आपके कॉपी में ये सब वर्ड दिखाई दे तो आप समझ जाइएगा कि आपने उसके डिमांड को नहीं फुलफिल किया है। लिखा सही चीज है आपने, लेकिन वो किसी और कंटेक्स्ट में सही हो सकता है, यहां पे उसका रेलेवेंस नहीं है। तो एज सिंपल एज तो दूसरी चीज मैं हमेशा ढूंढूंगा कि आपने उसके डिमांड को सही तरीके से लिखा नहीं। तो डिमांड और इंटरप्रिटेशन एक ही चीज है। इंटरप्रिटेशन मतलब आपने कैसे व्याख्या किया है उसका, कि क्वेश्चन को पढ़ने के बाद, अब मान लीजिए 2 लोग हैं, अब मेरा दिमाग है, मेरा नॉलेज का लेवल और मेरे पढ़ाई का तरीका अलग है, आपका दिमाग है, आपके नॉलेज का लेवल, आपके पढ़ाई का तरीका अलग है। जब हम 2 लोग एक ही चीज को पढ़ेंगे ना, तो इंटरप्रिटेशन व्याख्या उसका अलग अलग हम लोग करेंगे, ठीक है, हम लोग के दिमाग में। तो आपको जो व्याख्या आपने किया ना, मतलब क्वेश्चन देखने के बाद जो आपको लगा वो सही चीज लगना चाहिए, ठीक है, व्याख्या गलत नहीं हो जाना चाहिए। तो वो भी इंटरप्रिटेशन सेम चीज है कि आप डिमांड को समझ पाए या नहीं समझ पाए। तो याद रखिएगा, सबसे मेजॉरिटी ऑफ जो नंबर्स होते हैं इन वाले पैरामीटर्स पे वो देता है। यही पैरामीटर आपके क्वेश्चन को या तो सही बना देगा या क्वेश्चन के आंसर को ही गलत बना देगा। तो एज ए एग्जामिनर मैंने पहला चीज देखा इंट्रोडक्शन, फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो डिमांड को सर्च करते हैं कि डिमांड फुलफिल हुआ कि नहीं, ठीक है। और अगले क्लास में मैं कॉपी लेके दिखाऊंगा आपको, जहां जहां हम लोग का मेंस का टेस्ट सीरीज चला, उस वाले टेस्ट सीरीज में कॉपी में कैसे हमने इवेलुएट किया और क्या क्या वहां पे लिख के बताया है उसको, और कैसे ये चीजें गलत होती हैं एग्जाम में और सही होती है, आपको नंबर वही डिसाइड करेगा। खैर एनीवे, तो कैंडिडेट यहाँ पे हम यही सर्च करेंगे कि कैंडिडेट ने डिमांड को समझा, कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई किया या नहीं किया। कि हो सकता है इसमें से मान लीजिए आपने बायोम्स के बारे में तो लिख दिया, लेकिन यहां पर जो दूसरा कीवर्ड चल रहा था ना कि आपको स्पीसीज के बारे में भी लिखना है, तो आपने स्पीसीज वाला पार्ट छोड़ दिया। सारे बायोम को बताया लेकिन स्पीसीज वाले पार्ट को आपने मिस कर दिया है, या फिर एक में लिखा बाकी सब में नहीं लिखा है। तो हम उसके लिए भी नंबर काटेंगे आपको कि आपने कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई किया लेकिन सारे कीवर्ड्स को आपने नहीं आइडेंटिफाई किया है। तो दूसरा चीज है कि हैज द कैंडिडेट आइडेंटिफाइड द कीवर्ड, उसने कीवर्ड वो ढूंढ के सारे चीजों को एड्रेस किया या नहीं किया, उस पर मैं नंबर दूंगा। फिर दूसरा चीज मैं क्या देखूंगा, वही डायरेक्टिव। डायरेक्टिव का मतलब क्वेश्चन के अंदर अगर डिस्कस दिया गया है, डिस्कस, तो आपने इसको डिस्कस ही किया है कि नहीं किया है। जैसे देखिए एग्जांपल के लिए यहां पे दिया है, यहां कोई कीवर्ड नहीं यूज किया गया, सिंपल लिखा गया राइट इन नोट, ये डायरेक्टिव है इस क्वेश्चन का, यही डायरेक्टिव मान लेते हैं। अगर इसके जगह पर रहता कि डिस्क्राइब द बायोम्स ऑफ द वर्ल्ड, अगर डिस्क्राइब होता, या फिर दूसरे जगह पे होता कि एक्सप्लेन व्हाट इज बायोम, बायोम क्या होता है उसको एक्सप्लेन करिए, तो हर केस में आंसर ना अलग होने लगेगा, ठीक है। यहां तो राइट ए शॉर्ट नोट है, तो आप डायरेक्टली थोड़ा इसके बारे में बता देंगे, एक नोट लिखेंगे इसके बारे में। अब जो भी लिखना है वो आपका मर्जी, लेकिन जब आपको कह देगा कि एक्सप्लेन करिए, तो जो किताब के अंदर जो डिफिनेशन है वही चीज यहां पे आके लिखना पड़ेगा आपको। जब एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट आ जाएगा, सॉरी, जो किताब के अंदर है वो नहीं लिखना है एक्सप्लेनेशन वाले में, उसको अपना व्याख्या करके बताना है। और एक्सप्लेन का मतलब होता है कि कोई ना कोई एग्जाम्पल देके यहां पे समझाना पड़ेगा आपको। क्लियर? अगर इसके जगह पे मान लीजिए कि यहां पे दिया कि हाईलाइट द मेजर बायोम्स ऑफ द वर्ल्ड, तो अब यहां किताबी डिफिनेशन आ जाएगा कि जो भी चीजें बायोम्स, मतलब दुनिया भर के जो बायोम है, उसमें ये नहीं कि आप अपना कोई बायोम ऐड कर रहे हैं या फिर उसमें मैनिपुलेशन कर रहे हैं क्वेश्चन के अंदर, नहीं, जैसा किताब के अंदर है वही चीज आपको कॉपी पेस्ट यहां पे करना होगा। तो कुछ केसेस ऐसे बनते हैं जिसमें आपको किताबी चीज को ही कॉपी पेस्ट करना होता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां पे आपको अपना व्याख्या करना होगा, अपने सिंप्लीफाई करना पड़ेगा आसान लैंग्वेज में, वो हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन, ठीक है। तो हम यही देखेंगे, यही एक्सपेक्ट करेंगे कि क्या आपने डिस्क्राइब की जगह पे डिस्क्राइब किया या नहीं किया,
या फिर आपने हाईलाइट की जगह हाईलाइट किया या नहीं किया? यस, प्रेम कुछ पूछना चाहते हैं? कूल प्रेम है आप। यस। सर ये कह रहे थे कि जैसे डेफिनेशन बुक में तो अलग अलग में अलग अलग दिया हुआ है, तो कोई भी तो जिसमें सारा कीवर्ड कवर करेगा वो भी डेफिनेशन लिख सकते हैं ना? बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन हाँ एक चीज आपका ये भी मैं थोड़ा सा ये कर दूं कि देखिए, डेफिनेशन आप कितना बुक ही पढ़ रहे हैं, ठीक है? एक जैसे टॉपिक आपको कवर करना है, मान लीजिए हम तो टॉपिक देखते हैं ना, सिविल हम्म। सर्विसेज के दुनिया में हम लोग सब्जेक्ट नहीं देखते कि सब्जेक्ट क्या है, हम लोग को पढ़ना होता है टॉपिक्स। हिस्ट्री है तो हिस्ट्री का एज अ सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, हिस्ट्री के अंदर टॉपिक्स क्या दिया वो पढ़ना होता है। तो एक टॉपिक मान लीजिए आप एनवायरमेंट के बेसिक वाले पार्ट को पढ़ रहे हैं, तो इसके लिए कौन सा बुक आप फॉलो करेंगे? क्या 4-5 बुक फॉलो करेंगे या एक ही बुक फॉलो करेंगे? एक ही बुक फॉलो। एक ही बुक फॉलो करेंगे। अगर आप एक ही बुक फॉलो करें या फिर 4-5 बुक फॉलो करें, तो भी आपको एनवायरमेंट का जो बेसिक डिफिनेशन है वो एक ही चीज आएगा सब में। अनटिल एंड हाँ। अनलेस जब आप ये पढ़ाई शुरू कर दें कि एनवायरमेंट के ऊपर जितने चिंतक, जितने विचारक आए और कितने लोग हैं जो इसके ऊपर अलग अलग व्याख्या करते हैं एनवायरमेंट का, अगर आप इस जोन में नहीं जा रहे हैं, हाँ। तब तक एक ही डिफिनेशन देखने को मिलेगा। हाँ वही जानना था कि क्योंकि डिफिनेशन अलग अलग थी, ये अलग अलग दिया हुआ है हाँ, इसीलिए। जब तक आपको वो है एसीएफ में, है ना, हाँ। वो असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट का जो सिलेबस है ना, वहां पे एनवायरमेंट का मल्टीपल डिफिनेशंस क्या है, इकोसिस्टम हाँ। का मल्टीपल डिफिनेशंस क्या है, जो डिफरेंट ऑथर्स ने या डिफरेंट थिंकर्स ने दिया है, वो भी हम्म। आपको पढ़ना होता है, ठीक है? क्योंकि वहां पर हो सकता है, मैंने मेरा तो नहीं ये यकीन है कि ऐसा क्वेश्चन दे देगा, लेकिन अगर वो एकदम ठान ही लिया कि वैसा क्वेश्चन कोई देना है जो कोई सॉल्व ना करे, तो लिख देगा कि बताओ भाई ये इस पर्टिकुलर आदमी ने एनवायरनमेंट का क्या डेफिनेशन दिया है, बस वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा किसी से। ठीक है, इसको ओके म्यूट सर। कर लीजिए, आवाज बहुत आ रहा है, क्वेश्चन पूछ के म्यूट कर लीजिएगा, बैकग्राउंड नॉइज आएगा तो हम लोग का रिकॉर्डिंग क्वालिटी उतना अच्छा नहीं आ पाएगा, ठीक है? चलिए, तो और कोई डाउट नहीं है तो हम लोग आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने आपको यही कहा कि एज एग्जामिनर, एज पेपर इवेलुएटर, वो क्या ढूंढेगा? डायरेक्टिव्स। डायरेक्टिव्स के अकॉर्डिंग वो चीजें बिल्कुल सही होना चाहिए। मैंने अपने साइड से आप सही लिखिए। अगर मान लीजिए कि देखिए क्या होगा यहाँ पर, कभी कभी जैसे छूट भी देगा आपको, छूट देगा कि मैंने बोला ना कि वो इंसान है, अंततः वो इंसान है। और जब मैं इंसान हूं तो मान लीजिए आपने क्या किया ना, 4 क्वेश्चन ऊपर से नीचे जो 4 क्वेश्चन आपने लिखा, हर जगह आपने ये फॉलो किया डायरेक्टिव्स वाला, और आखिर में क्या हुआ था ना, आपके पास समय ही बचा था 10 मिनट का, आपने अंतिम वाला क्वेश्चन बहुत रगड़ के लिखा है, जल्दबाजी में लिखा है, देख के ही पता लग जाएगा जल्दबाजी में लिखा हुआ है। और वो डायरेक्टिव को भूल करके बच्चे ने ये कोशिश किया कि हम किसी तरह एक फ्लो चार्ट बना दें उसके अंदर, कि अब तो सब शब्दों में हम नहीं लिख पाएंगे ये आंसर, पता चल गया है, तो हम किसी तरह नंबर लाने के लिए सारा कीवर्ड्स जो है ना जल्दी जल्दी एक फ्लो चार्ट में लिख करके पॉइंट्स के माध्यम में छोड़ दें। तो क्या उसके लिए आपको नंबर मिलेगा? यही सवाल है। तो उसके लिए आपको नंबर मिलेगा, कि मैंने फिर कहा कि वहां ह्यूमन बीइंग है, वो अपने डिस्क्रिप्शन से काम करेगा। उसको क्या दिखेगा कि बच्चा ऊपर से नीचे वो ठीक लिख रहा था, लेकिन अंतिम में क्या हुआ कि समय इतना कम हो गया, तो आखिरी का एक क्वेश्चन या आखिरी का 2 क्वेश्चन जो है ना, वो डायरेक्टिव्स को फॉलो नहीं किया है। कोशिश ये किया कि हमको देखो जितना आता है, हम समझ गए थे क्वेश्चन, समय नहीं होने के अभाव में हम लिख नहीं पाए, तो ये सब हम लिख करके आपको बता दे रहे हैं कि हमको आता था ये। तो आपको उसके लिए भी नंबर मिलेगा, भले पूरा ना मिले क्योंकि कंक्लूजन छूट जाएगा, फिर भी आपको कंक्लूजन का नंबर काट करके और प्रेजेंटेशन का नंबर काट करके दे देगा नंबर वो। प्रेजेंटेशन और कंक्लूजन, कंक्लूजन का तो उतना ही नंबर होता है जितना इंट्रोडक्शन का नंबर होता है। प्रेजेंटेशन का नंबर थोड़ा सा कम होता है, तो आप प्रेजेंटेशन का उतना चिंता मत कीजिए, ठीक है? तो आपको प्रेजेंटेशन का नंबर कट जाएगा, कंक्लूजन का नंबर कट जाएगा, हो सकता है इंट्रो भी ना लिख पाए उसका भी नंबर कट जाएगा, लेकिन बाकी सारी चीजों के लिए जो नंबर मिलता है मिल जाएगा। और याद रखना है, एक एक नंबर से अंदर या बाहर होते हैं लोग। अगर आप जेपीएससी के इसको देखेंगे या किसी भी राज्य के आप रिजल्ट को देखिए, तो एक ही नंबर पे हो सकता है ना कि 10-10 बच्चे का रैंक हो। आप यूपीएससी का उठा करके इस बार का देखिएगा रिजल्ट, तो देखिएगा कि जैसे मान लीजिए 1175 आ गया रैंक 1 को बाई चांस, और ये थे रैंक 1, क्योंकि यूपीएससी या फिर कोई भी रिजल्ट में रैंक नहीं होता है, सीरियल नंबर मिलता है। ये सीरियल नंबर 1 पे आ गए क्योंकि अल्फाबेट में ऊपर चल रहे थे। मान लीजिए एक दूसरे बच्चे का भी 1175 है, तो इन दोनों में रैंक 1 किसका होगा? हो नहीं सकता है कि 50,000 बच्चा देगा, उसमें 2 बच्चों का एक ही नंबर आ रहा है। तो अल्फाबेट के अनुसार ऊपर वाला चला जाएगा सीरियल नंबर 1 में, और नीचे वाला चला जाएगा सीरियल नंबर 2 में।
तो इनका दोनों का नंबर एक ही हो सकता है, ये सीरियल नंबर 1 और ये सीरियल नंबर 2 हो जाएंगे। तो माने आम भाषा में उसको कहा जाएगा रैंक 1 और रैंक 2। हो सकता है कि रैंक 3 का भी 1175 हो, क्योंकि यूपीएससी तो रैंक देगी नहीं, रैंक सोशल मीडिया देता है, यूट्यूब देता है कि ये टॉपर हो गए। यूपीएससी या कोई भी जो राज्य पीसीएस है वो सिर्फ अपना सीरियल नंबर लगाती है, सीरियल नंबर 1 2 3, और इसी सीरियल के अनुसार आपको कार्डर एलोकेट किया। तो यहाँ तो कार्डर का चिंता नहीं करना है, वो यूपीएससी में होता है। खैर छोड़िए, वो सब तो आगे की बातें हैं, बातचीत में निकलेगा तो बताएंगे। तो आपको यहाँ यही देखना है कि जितना हद तक हो सके हमें डायरेक्टिव्स फॉलो करना है, और कोई ऐसा इश्यू है जो इसके अंदर पूछा हुआ है, अगर उस इश्यू को आपने पर्टिकुलर कोई इश्यू दे सकता है उसको भी एड्रेस करना जरूरी होता है। जैसे इस केस में स्पीसीज को एड्रेस करना मैंडेटरी, वो कीवर्ड भी है, और मान के चलते हैं इस क्वेश्चन के लिए इश्यू भी वही है कि भाई उसको तो एड्रेस आप करो। इश्यू होता है जनरली करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन के लिए, कि उसके अंदर जो भले वो क्वेश्चन एग्जैक्ट नहीं लिखा है, मान लीजिए कि रशिया यूक्रेन वॉर का, या क्वेश्चन ऐसा दे दिया कि द इंस्टेबिलिटी, मैं इसके लिए नहीं बोल रहा हूं, दूसरे के लिए बोल रहा हूं, द इंस्टेबिलिटी इन द मिडिल ईस्टर्न रीजन has raised serious concerns about the energy security of India in Arabian Sea। माने ये एक सवाल है, हिंदी में ये सवाल को ऐसे बोलेंगे कि जो मिडिल ईस्ट का जो क्राइसिस है ना, वो क्राइसिस होने के वजह से भारत के लिए एक सीरियस प्रॉब्लम खड़ा हो गया है, और वो प्रॉब्लम एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर के, जो हमारा एनर्जी, हमारा तेल का क्या होगा, जो कच्चे तेल का हम आयात कर रहे हैं ईरान से या सब जगहों से, उस तेल का क्या होगा, क्या वो मान लीजिए ब्लॉकेट लगाएगा जब अपने वहां पर, तो क्या हमारा तेल का आयात बंद हो जाएगा। तो इट हैज रेज सीरियस कंसर्न्स अबाउट वो। अब देखिए यहाँ पर तो मिडिल ईस्ट का क्राइसिस लिखा है, मिडिल ईस्ट में कई तरह का क्राइसिस है। मिडिल ईस्ट में मान लीजिएगा आप देखेंगे कि जब से अरब स्प्रिंग शुरू हुआ है 2008-9 के बाद से, तब से क्राइसिस है वहां पे। सीरिया का युद्ध चल रहा है, वो युद्ध का क्या हुआ पता नहीं, इजराइल का युद्ध चल रहा है, ईरान का अलग युद्ध चल रहा है। तो आप अगर मान लीजिए इन सब का एग्जाम्पल्स नहीं देंगे, ये सब इश्यूज को मेंशन नहीं करेंगे, तो क्या लगता है आपको नंबर मिलेगा उसमें? कोई बच्चा ये लिख के आ सकता है कि हाँ मिडिल ईस्ट का जो क्राइसिस है उसके वजह से हमको प्रॉब्लम है, लेकिन मिडिल ईस्ट में क्या क्राइसिस है वो भी 3 चीज लिखना पड़ेगा ना। तो मैं इस इश्यूज को भी ढूंढूंगा अगर वो कंटेम्पररी नेचर का क्वेश्चन है तो। अगर वो स्टैटिक है तब उस इश्यू को हम नहीं ढूंढेंगे। जैसे ये स्टैटिक क्वेश्चन है ना, तो दुनिया में जो परमानेंट क्लाइमेट जो है परमानेंट फीचर है, वो बदलने वाला नहीं है, तो वो नहीं बदलेगा तो बायोम्स नहीं बदलेंगे, बायोम्स नहीं बदलेंगे तो वहां पे स्पीसीज का जो ऑर्गेनाइजेशन हुआ है, जो स्पीसीज का इवोल्यूशन हुआ है, स्पीसीज वही के वही रहेंगे, तो वो भी नहीं। तो ये स्टैटिक पार्ट माना जाएगा एग्जाम्पल में जो क्वेश्चन। तो हमने देखा 2 चीजें अब तक, एक पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा कि डिमांड आप फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं। अब मैं आपको नंबर दे रहा हूं यहाँ से। अब तीसरा चीज मैं क्या देखूंगा, कंटेंट, जो कि कहा जाता है ना कंटेंट इज द किंग। चाहे आप कितना भी ट्रिक लगाइए, कंटेंट ठीक नहीं है तो गए काम सबको नंबर नहीं मिलने वाला है। तो तीसरा चीज मैं देखूंगा कंटेंट और कंसेप्ट का क्लैरिटी, ठीक है, कि क्या आपका कंटेंट सही है और क्या आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी है कि नहीं। एग्जाम्पल से समझते हैं, कंसेप्ट आपका अवधारणा जो है उसका क्लैरिटी है कि नहीं दिमाग में, आपको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे देखिए एक्सप्लेन, क्वेश्चन है explain the forest types and their distribution in the world and in India with examples। मतलब विश्व तथा भारत में वनों के प्रकार और उनके वितरण की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। अब देखिए यहां पर यह सवाल देने का मतलब क्या है कि वो कैसा कंसेप्ट का यहां पे जानकारी लेना चाह रहे हैं। कंसेप्ट यहां पे ये है कि फॉरेस्ट एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन, ये है कंसेप्ट, देयर डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब जब इसका आंसर आप लिखना शुरू करेंगे ना, तो कई लोग आंसर लिखेंगे, लेकिन देखिए जिसको ये पता है कि जंगल जो होता है वो डिपेंड करता है बारिश के ऊपर, ठीक है, रेन जितने सेंटीमीटर का रेन होगा आपका फॉरेस्ट उतना ही जबरदस्त घना होगा, और जितना कम बारिश होगा उतना ही आपका यहाँ पे प्रॉब्लम होगा। तो मैं इंडिया का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। दुनिया भर में तो आप जानते हैं कि आर्कटिक के क्षेत्र में तो बारिश नहीं होगा। बारिश का मतलब ये होता है ना प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन। अब प्रेसिपिटेशन 2 तरीके से हो सकता है, या तो रेन के फॉर्म में होगा या स्नो के फॉर्म में होगा। तो अगर वो स्नो के फॉर्म में होगा तो वो कभी भी पेड़ पौधों के लिए अच्छा नहीं है। स्नो आ जाएगा उनके ऊपर तो कहां से प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, वो खाना नहीं बना पाएंगे अपना। जब जब वो रेन के फॉर्म में होगा
तो रेन क्या करेगी, सॉइल में रेन जाएगा, रेन क्या करेगी, डिसलोकेट करेगी, सॉइल के जितने लेयर होते हैं मिनरल्स को ऊपर नीचे वो कर सकती है। उससे क्या होगा कि पौधा थोड़ा सा आराम से अपना उसको जो मिनरल्स चाहिए वो मिल जाएगा, या फिर कुछ ऊपर आ जाएगा, जो भी चीज होगा रेन इफेक्ट करेगा उसको पॉजिटिवली। ओवर रेन हो गया तब तो अलग बात है कि बाढ़ आ जाएगा, फिर तो गया काम से, अदरवाइज रेन विल अफेक्ट। ठीक है, तो अब देखिए कंसेप्ट यहां ये था कि आप जंगलों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो दुनिया भर में जो बारिश का डिस्ट्रीब्यूशन है उसी को फॉलो करता है। अगर आपको ये क्लियर नहीं है ना तो आप इसका आंसर चाहे जो भी लिख लीजिए, कंसेप्चुअल क्लैरिटी के आधार पर उस तरह से नहीं लिख पाइएगा। ठीक है, हो सकता है कि आपको याद हो वो डिस्ट्रीब्यूशन, आपने याद किया है कि भाई अमेजन में रेन फॉरेस्ट है, या ट्रॉपिकल एरिया में जंगल मिलता है, टेम्परेट एरिया में कम जंगल मिलता है, टेम्परेट एरिया में हमको कॉनिफेरस फॉरेस्ट मिलता है, ट्रॉपिकल एरिया में हमको रेन फॉरेस्ट मिलता है। ये सब आपने याद करके रखा है, लेकिन हमको देखते ही समझ में आ जाएगा कि क्या आपने वही रट्टा मार के रखा है या आपको इसका क्लैरिटी था, कंसेप्चुअल क्लैरिटी। क्योंकि जिसको कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगा वो तुरंत डायग्राम बनाना शुरू करेगा, क्योंकि जानता है कि यहाँ हथियार यूज करना है, डायग्राम का हथियार यूज करते ही हमको नंबर आएगा। क्योंकि उस डायग्राम के हथियार में क्या करेंगे कि इंडिया के अंदर जितने फॉरेस्ट हैं उनका थोड़ा सा बना देंगे। अब बड़ा आसान है, मान लीजिए आपको फॉरेस्ट के बारे में कुछ याद नहीं है, एक ट्रिक खाली मैं आपको बता दे रहा हूं कि जब आप पश्चिम से, इधर पश्चिम है इधर पूर्व है, पश्चिम से पूर्व की तरफ जाएंगे ना तो बारिश बढ़ना शुरू हो जाएगा। जैसे आप पश्चिम की तरफ आएंगे तो एवरेज एनुअल रेनफॉल जो है आपको थार डेजर्ट में तो 25 सेंटीमीटर से भी कम है, लेकिन हमें राजस्थान बागर वाले रीजन का बात कर रहा हूं जहां पे थोड़ा हरियाली भी है। तो हरियाली है फिर भी यहाँ पे 40 से 60 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल नहीं होता है सालाना। लेकिन जैसे ही आप थोड़ा सा आगे बढ़िएगा ना, जैसे ये मान लीजिए कि गंगा का प्लेन आना शुरू हो जाएगा शुरुआत में ही, तो थोड़ा सा रेनफॉल बढ़ के क्या होगा ना 60 से 80 सेंटीमीटर या 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर थोड़ा आप आगे जाइए, जब पूरे रूप से माने लोअर और मिडिल गंगा के एरिया में रहिए, ठीक है, तो इस एरिया में जबरदस्त बारिश होता है, ठीक ठाक। देख रहे हैं रांची में बारिश हो रहा है, रांची का बारिश अलग है, लेकिन फिर भी यहां पर आपको लगभग 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच का रेनफॉल होता है। फिर अगर आप आसाम के साइड में चले गए, मतलब ब्रह्मपुत्र के प्लेन में घुसे जैसे ही, तो इधर 200 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होने लगता है। तो पेड़ों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, इसीलिए आप देखिएगा जो जितने इधर नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो हिल्स घने जंगल पाए जाएंगे। वेस्टर्न घाट्स में 200 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होता है, वेस्टर्न घाट्स में वहां घने जंगल पाए जाएंगे। अगर आपने ये सब करना शुरू किया तो थोड़ा सा फॉरेस्ट, यस कोई हाथ उठा रहा है, यस बोलिए, दीपक कुमार प्रजापति बोलिए, ऑडियो अनम्यूट करके बोलिए, आप लग रहा है बोल रहे हैं लेकिन ऑडियो नहीं आ रहा है। हेलो, हाँ सर, एक क्वेश्चन था सर। हाँ सर जैसे हम लोग वेस्ट से ईस्ट की साइड जाते हैं तो रेनफॉल उसका बढ़ता है हाँ, सर, तो रेनफॉल बढ़ने का लॉजिक यहाँ पे क्या चाहिए सर उसका थोड़ा? अभी मैं फिर वही बात देखिए, अभी हम ये सब टॉपिक नहीं बता रहे हैं, ये टॉपिक हम बताएंगे तो बिल्कुल बताएंगे। वहां पर एक दो वजह नहीं होता है, उसका कई वजह हैं। जो ट्रेड विंड का डायरेक्शन है ना वो इस तरह से, तो ट्रेड विंड। हाँ, ट्रेड विंड का डायरेक्शन और जो ITCZ होता है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन होता है, वो चेंज होता है समर विंटर्स के केस में, तो ट्रेड विंड का दिशा भी बदल जाता है। वो सब मैं चर्चा करूंगा, आप चिंता मत कीजिए, हम पढ़ा थोड़ी रहे हैं अभी, हम तो आंसर राइटिंग सिर्फ आपको बता रहे हैं। तो अगर मैं यही कह रहा हूं कि जो स्मार्ट बच्चा है जिसका कंसेप्ट क्लियर है ना, तो उसके कॉपी में अक्सर डायग्राम्स देखने को मिलते हैं। जिनका कंसेप्ट नहीं क्लियर है वो प्लेन लिखेंगे, वही रटा हुआ चीज लिखेंगे और उनका नंबर नहीं आएगा। मेरा कहना बस इतना है कि आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से, कंसेप्ट का क्लैरिटी, ठीक। साथ में जो कंटेंट है वो भी बड़ा स्ट्रांग चाहिए। कंटेंट ऐसा नहीं कि हल्का फुल्का कंटेंट आप देंगे बिना किसी वैल्यू के, ठीक है। चलिए एनीवे, फिर भी मैं क्या चीजें देखना चाहता हूं, आप म्यूट करके रखिए। इज द आंसर साइंटिफिकली और कंसेप्चुअली साउंड, मतलब वही चीज है कि क्या आपका आंसर साइंटिफिकली करेक्ट हो रहा है या नहीं करेक्ट हो रहा है। जैसे मैंने कई कॉपियां देखा है दुनिया में कि उसके अंदर लोग क्या करते हैं ना, कोई कोई फैक्ट भी गलत लिखते हैं कि अशोक का जो धम्म नीति था उसके, मान लीजिए ऐसे हिस्ट्री मुंह से निकल गया तो बोल रहा हूं कि उसके अंदर लिखा है किसी ने, मान लीजिए अशोक के धम्म नीति के बारे में लिखा है कि उसने पूरा पाबंदी लगा दिया था यहाँ के फेस्टिवल्स पे, उसने पाबंदी लगा दिया वहां के इस चीज में। तो उसको ध्यान रखना है कि आपको सब्सटेंशिएट भी करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप अशोक का धम्म नीति के बारे में कुछ भी बोले जा रहे हैं
और उसके किसी भी रॉक एडिक्ट को मेंशन नहीं कर रहे हैं, किसी भी पिलर के एडिक्ट को मेंशन नहीं कर रहे हैं। वैसे नहीं होता है। आपको जब यहां का आंसर, क्योंकि अगला बच्चा करेगा, आप उसको रोक नहीं पाएंगे, तो हमें भी तैयार होना होगा। हम अगर मान लीजिए हम कुछ लिख रहे हैं प्रॉपर तरीके से, कंटेंट अगर डाला हमने तो सब्सटेंशिएट किया, उसको प्रूफ बताया कि यहाँ पे वो लिखा है। तो इसी कंटेक्स्ट में मैं बता रहा हूं कि कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, सुपरफिशियल फैक्ट लिखते हैं कि अशोक जो था जिसने ब्राह्मणों का नरसंहार करवा दिया। ये सब सुपरफिशियल फैक्ट है, जो हो सकता है आपने कहीं से सुन लिया हो, लेकिन उसके लिए ठोस आपके पास प्रमाण नहीं है। वो सब अगर आप लिखेंगे तो आपका नंबर कटेगा। तो कहने का मतलब लॉजिकली साइंटिफिकली वो करेक्ट होना चाहिए, वही कंटेंट है उसके अंदर का। ये कंटेंट जो है ना सही होना चाहिए, और कंसेप्ट के हिसाब से कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी आपके अंदर होना चाहिए। दूसरा चीज ये है कि एक्सप्लेनेशन जो आप कर रहे हैं वो एक्यूरेट होना चाहिए और अप टू डेट होना चाहिए। ठीक है, कि अगर वो मान लीजिए या तो करंट बेस्ड क्वेश्चन है, तो आप जो भी इंफॉर्मेशन उसमें डाल रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि पॉपुलेशन का कोई डेटा आपने डाला कि जनसंख्या यहाँ पर ना, मान लीजिए ट्राइबल्स की जनसंख्या इतना है, एक्स जनसंख्या, तो वो जनसंख्या मान लीजिए सबसे रीसेंट पॉपुलेशन का डेटा 2011 उससे होना चाहिए। ये नहीं कि आप 1831 का डाल दें, पता चल रहा है वहां तो जनसंख्या का गणना ही नहीं हुआ था उस समय ट्राइबल्स का। तो जो भी या फिर मान लीजिए 1900 हर 10 साल पे होगा, तो 1911 वाला मत डाल दीजिए, 1891 वाला मत डाल दीजिए, क्योंकि वो आप सबसे रीसेंट अप टू डेट डेटा के आधार पे ही डालना चाहिए आपको। क्योंकि डेटा तो डायनेमिक होता है ना, बदलता रहता है, आंकड़ा बदल जाता है, स्टैटिक कुछ नहीं रहता है। यहीं पे मान लीजिए जंगलों का आपसे पूछा, अब जो भी इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट आ रहा है वो 2-2 साल पे चेंज हो रहा है, उसमें फॉरेस्ट का जो भी चीजें हो रही है। मालूम चला आपको कि त्रिपुरा एक ऐसा इलाका था जहां पे फॉरेस्ट कवर बहुत ज्यादा है, ठीक है, 85% से ज्यादा वहां का लैंड एरिया जंगल में है। लेकिन त्रिपुरा ही वो इलाका है जहां पर लगभग 8% के दर से फॉरेस्ट कम भी हो रहा है। अब अगर अगले साल आप देखेंगे ना, तो ये डेटा हो सकता है चेंज हो जाएगा, क्योंकि त्रिपुरा गवर्नमेंट क्या करेगी, कुछ ना कुछ वहां पे डेटा आएगा, वो कार्रवाई कर देगी वहां पे। तो हो सकता है उस 2 साल में ये कटाव रुक जाए, और आपने पुराना वाला पढ़ा हुआ था, और हो सकता है इस साल त्रिपुरा नहीं हो, पता चला वो कर्नाटक था। तो डेटा हमेशा अप टू डेट होना चाहिए, ये चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो भी सब्जेक्ट एक्सपर्ट होगा उसको तो कम से कम ये सब पता होता है ना, न्यूज़पेपर वो पढ़ता होता है। तो आपका एनवायरमेंट का कॉपी कोई दूसरा हिस्ट्री वाला नहीं चेक करेगा, एनवायरमेंटल साइंस वाला ही चेक करेगा। और वो लोग क्योंकि उसी डोमेन से जुड़े हुए हैं, म्यूट करके रखिए, वो लोग क्योंकि उसी डोमेन से जुड़े हुए हैं, तो बेसिकली वो थोड़ा सा करंट अफेयर वगैरह जानते हैं। कुछ पूछ रहे हैं क्या, कुछ पूछ रहे हैं तो पूछ लीजिए। कह रहे थे सर, कोई रिसेंट एजेंसी अगर जो अप्रूवल एजेंसी होती है उसकी डाटा मेंशन कर सकते हैं कि नहीं? एक बार फिर से बोलिए। तो कह रहे कि कोई अथॉराइज एजेंसी होता है जो डाटा रिलीज करता है, उसका डाटा को मेंशन कर सकते हैं? उसी का डाटा ही मेंशन करना है। जैसे मान लीजिए आप ज्यादातर किसका डेटा मेंशन कीजिएगा, फॉरेस्ट से रिगार्डिंग तो ISFR का डेटा मेंशन कीजिएगा, या फिर मान लीजिए कोई दूसरा डेटा है जो देश में अगर आपको देना है, इकोनॉमी से रिलेटेड है, तो NSSO का डेटा होगा, नेशनल सैंपल सर्वे जो ऑर्गेनाइजेशन, उसका डेटा होगा। या फिर किसी न किसी मान लीजिए इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आ रहा है, तो जब भी ये आएगा तो इसका डेटा होगा कि CPI कितना है, जो कॉस्ट इन्फ्लेशन कितना जा रहा है वो जा रहा है, RBI का डेटा देना होगा। मतलब डेटा, क्योंकि देखिए कोई भी करेंट अफेयर आप पढ़िएगा ना, मान लीजिए हम करेंट अफेयर बना रहे हैं, हम UPSC की तैयारी करते थे, हम करेंट अफेयर बनाए, तो हम करेंट अफेयर बनाएंगे, तुम थोड़ी ना डेटा ले लेंगे कहीं का भी रैंडम सा। हम तो डेटा लेंगे, कोई ना कोई PIB का डेटा लेंगे, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का, सरकारी जो ये है, हम लोग करेंट अफेयर यही सब देख के बनाते हैं। या फिर कोई न्यूज़पेपर देखेंगे, द हिंदू देखेंगे, द इंडियन, यहाँ नहीं देखना है, यहाँ JPSC और स्टेट PCS में नहीं है इनका रेलेवेंस। अगर ये सब डेटा लेकर के हम लोग बनाएंगे तो उसमें ऑब्वियस सा बात है कि वो सही डेटा रखता है, सरकारी आंकड़ा रखता है। तो डेटा हमेशा जो है ना, किसी न किसी प्रॉपर वो सही सोर्स से हम लोगों को तैयार करना चाहिए। यहाँ मैं कराऊंगा तैयार वही डेटा, और डेटा में कोट कर करके आपको बताऊंगा। मेंस में ज्यादा हम लोग वही करेंगे, वैल्यू एडिशन। क्या आप देखिएगा हमारा जो GS ACF मेंस का जो बैच है ना, उसके अंदर जब ये खत्म हो रहा था तो हमने उसके अंदर डाला था वही चीज कि मेंस बैच जब आने लगी है तो वैल्यू एडिशन के लिए कंटेंट ज्यादा हम लोग प्रोवाइड करेंगे हर टॉपिक के लिए, कि इस टॉपिक में आपको वैल्यू कैसे ऐड करना है। वैल्यू ऐड करने का मतलब कि कुछ मूल्य बढ़ाना, उसका मूल्य कैसे बढ़ाएंगे, किसी सामान का मूल्य बढ़ाते हैं तब जब इसके अंदर हम लोग फीचर डालते हैं, जब इसका हम लोग फिनिशिंग अच्छा करते हैं प्रोडक्ट का, तब उसका मूल्य बढ़ता है।
तब वो नायाब बनता है। तो यहाँ भी आपको आंसर अच्छा बनाना है तो उसके अंदर वैल्यू ऐड करना होगा, वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ डेटा, फैक्ट और रीसेंट कोई मान लीजिए जानकारी है जो बहुत महत्वपूर्ण है वो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 2-3 चीजें देखूंगा इसमें 3 नंबर में। अगर आपका कंटेंट सही है तो नंबर मिलेगा, कंटेंट ही गलत है तो क्या नंबर मिलेगा। दूसरा, उसमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी है कि नहीं, तो उससे पता चल जाता है कि वो स्टूडेंट सीरियसली उसके प्रति था या नहीं था, वहां पे फिर आपको नंबर मिलेगा, उसमें चेंजेस होंगे। और चौथा चीज जो हम लोग देखते हैं वो बेसिकली कुछ ऐसा है कि वही वाला जो बात अभी सारा बात लगभग मैंने कर ही दिया उसमें वैल्यू एडिशन के लिए, कि वैल्यू एडिशन कितना किया है। ये एक ऐसा चीज है ना कि यहां से स्कोर डिसाइड होता है टॉपर्स का। ठीक है, मान लीजिए 2 बच्चे हैं, ठीक है, मैं आपको 2 कॉपी दिखा रहा हूं, आप बोलिएगा इसमें कितना नंबर किसको मिलना चाहिए। ये 2 बच्चों का कॉपी है और इसके लिए ये वाला एग्जाम्पल मैं बाद में डिस्कस करता हूं, पहले मैं अपना एक एग्जाम्पल देता हूं। मान लीजिए क्वेश्चन के अंदर ये दिया हुआ है कि जैसे मान लीजिए जैसे एनजेएसी है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, ये पॉलिटी का मान लीजिए जैसे एक टॉपिक है कि कुछ लोग होते हैं जो एनजेएसी का विरोध करें कि एनजेएसी जो है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो है, इसमें सरकार का माने एग्जीक्यूटिव का जो हस्तक्षेप है, इसमें तो एग्जीक्यूटिव बॉडी है ना, हमको पता नहीं आप में से कितनों का कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं इन सब चीजों का। तो अगर मान लीजिए इसके अंदर क्वेश्चन है कि इसमें जो एग्जीक्यूटिव है उसका दखलंदाजी जुडिशियरी में माने किस हद तक जायज है, इस तरह का मान लीजिए एनालिसिस वाला क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में मान लीजिए 2 बच्चों ने आंसर लिखा, एक बच्चा इसमें आर्टिकल 143 मेंशन करके कुछ बता रहा है, एक बच्चा सारा बात लिख रहा है लेकिन कोई आर्टिकल्स नहीं लिख रहा है, फिर कोई जजेस केस को मेंशन नहीं कर रहा है, मान लीजिए, ठीक है, एक बच्चा, और दूसरा बच्चा ये कर रहा है, दोनों का आंसर सही है, आप नंबर किसको देंगे ज्यादा? मैं हमेशा आप पे छोड़ता हूं। ऑब्वियसली उसको देंगे जिसने एक्स्ट्रा एफर्ट लगाया, वहां आर्टिकल लिखा, रेलेवेंट आर्टिकल, और जिसने वहां पे कुछ ना कुछ केस स्टडीज डाला है, ऑब्वियसली उसका नंबर ज्यादा आएगा। तो जो जितना वैल्यू ऐड करेगा उसका मार्क्स उतना ही बढ़ेगा, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि दोनों बच्चों का आंसर सही है फिर भी। तो ए और बी जो 2 बच्चे थे, यहां पे डिसाइडिंग फैक्टर क्या बनेगा? मान लीजिए दोनों अच्छे बच्चे थे, डिसाइडिंग फैक्टर वह बनेगा कि कौन कितना वैल्यू ऐड करता है। और वैल्यू ऐड करने का मतलब कुछ डेटा लिखना, यूज ऑफ डेटा, कि मान लीजिए कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स के ऊपर में या देश के अंदर में हमारा हैप्पीनेस इंडेक्स या इन सब चीजों से जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन है, इनको इंडिकेटर्स कहते हैं कि हमारा जो मानव डेवलपमेंट हो रहा है, मानव विकास हो रहा है, उसके इंडिकेटर्स हैं ये। तो कुछ क्वेश्चन एग्जाम में आया, आपने किसी रिपोर्ट को मेंशन नहीं किया लेकिन बातें खूब लिखा आपने, तो ऑब्वियसली नंबर कम मिलेगा। कोई चार्ट बना करके चला गया, कोई टेबल बना के चला गया वहां पर, तो उसको नंबर ज्यादा मिलेगा, है ना। तो वही चीजें हैं यहाँ पे कि आपने डेटा, फैक्ट, एग्जाम्पल, डायग्राम या केस स्टडी, केस लॉ मत काट दीजिए, स्टडी कर दीजिए इसको, केस स्टडीज, इन सब का वहां पर वर्णन, माने वर्णन नहीं कहते हैं उसको, इन सब का वहां पर आपने थोड़ा सा यूज किया है कि नहीं ज्यादा। आप जिस डिग्री में इसको यूज करेंगे उसी डिग्री से आप, उसी अनुपात में आपका नंबर बढ़ने लगेगा। और जिस डिग्री से कम यूज कर, डिग्री मतलब होता है किस रेंज में आप इसको यूज कर रहे हैं। अगर आपने इसको स्टैंडर्ड तरीके से यूज कर लिया तो इसीलिए वैल्यू एडिशन का कंटेंट हम लोग आपको बना के देंगे। ये कंटेंट खुद से आप बनाने चलिएगा ना तो बहुत समय आपका चला जाएगा, मतलब हो सकता है कि आपका 10 दिन लग जाए और 2-4 ही टॉपिक तैयार हो पाए। तो ये हम लोग जल्दी जल्दी बनाएंगे और ये आपको देते चलेंगे साथ में क्लासेस के दौरान। तो क्लास तो मोटा मोटा आपको मिल गया है, कंटेंट हम लोग जितना होगा ये आंसर में आपको बताएंगे। तो मैं अगला क्या चीजें देखना चाहता हूं, देखना क्या चाहता हूं, ये तो दिखेगा ही, सबके आंसर में दिखेगा, क्योंकि कोई जीरो वैल्यू तो कोई नहीं रखेगा ना, कुछ ना कुछ तो लिखेगा हर कोई। तो यहां बस मैं ये देखना चाहता हूं कि किसने इसको ज्यादा सटीक तरीके से जुडिशियस यूज किया है। अब जुडिशियस यूज में कह रहा हूं, यहाँ पे जुडिशियस मतलब होता है ना कि सही अनुपात में यूज करना। मान लीजिए ये सवाल है, अब इस पे सवाल पे आते हैं एग्जाम्पल के लिए, कि राइट ए नोट ऑन एनर्जी ट्रांसफर इन इकोसिस्टम विथ एन एग्जाम्पल। छोटा मतलब क्वेश्चन ठीक ही ठाक है, 15 नंबर, वैसे इसको 10 का होना चाहिए था लेकिन 15 क्यों है पता नहीं, हो सकता है मेरे से कुछ मिस्टेक हो गया वो लेने में। तो इसको मैं 10 का मान के चलता हूं, 15 में नहीं चलेगा ये आंसर, ठीक है। तो राइट ए नोट ऑन एनर्जी ट्रांसफर इन एन इकोसिस्टम लिख भी सकते हैं 15 में, कोई दिक्कत नहीं। तो
एनर्जी कैसे फ्लो होता है इसके, मान लीजिए तो एनर्जी का जो एक लीनियर फ्लो बना हुआ है हमारे फूड चेन में, प्लस हमारे जितने भी इकोसिस्टम के अंदर फूड चेन्स होते हैं उन सबको फूड वेब कहते हैं, उन सब के अंदर एनर्जी एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे पे कैसे जा रहा है, एनर्जी का ट्रांसफर कैसे हो रहा है, या फिर किसी और फॉर्मेट में एनर्जी का ट्रांसफर कैसे हो रहा है, तो उसको बस आप एक एग्जाम्पल से बता दीजिए। पारिस्थितिक तंत्र दिया हुआ है कि इकोसिस्टम के अंदर एनर्जी कैसे ट्रांसफर होती है, तो कैसे ट्रांसफर, एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे पे चली जाएगी। मान लीजिए घास का लेवल है, ठीक है, घास वो एक ट्रॉफिक लेवल है, घास का जो एनर्जी है जो उसको खा लेगा उसके अंदर चली जाएगी, लेकिन जो खाने वाला है वो एक अलग ट्रॉफिक लेवल है। तो ये एनर्जी का इस तरीके से फ्लो हो सकता है। तो यहां पर आप उसको प्रॉपर तरीके से बना दीजिए, और जो इसके अंदर अलग अलग नंबर्स होते हैं, जैसे मान लीजिए जो पिरामिड्स होते हैं बेसिकली, उसको भी थोड़ा सा बता दीजिए तो आपको नंबर मिल जाएगा विथ एन एग्जाम्पल। तो उसका एक एग्जाम्पल दे दीजिए। तो ये जैसे ही ये सब चीजें करेंगे ना तो वैल्यू ऐड होगा। मान लीजिए इसके अंदर बहुत बातें लिखा, अब देखिए क्या होगा, हो सकता है किसी को एग्जाम्पल ना याद आ रहा हो, तो वो क्या करेगा, इसको नहीं लिखेगा इस एग्जाम्पल को, बस इधर उधर का बात इसके अंदर लिख करके वैल्यू ऐड करें। वो वैल्यू ऐड नहीं हुआ, इररेलेवेंट हो गया वो, ठीक है। भले आपने एनर्जी से ही जुड़ा बात लिखा है, लेकिन जो पूछा गया था वो नहीं लिखा है आपने, बस उसको भर दिया है किसी तरह, जुडिशियस नहीं हुआ है वो यूज, ठीक है। तो ओवर कंटेंट किसी एक सेगमेंट को नहीं लेना, बैलेंस बनाना है कि एक पॉइंट के अंदर आपने एक के पॉइंट को लिख दिया 100 वर्ड में, क्योंकि दूसरा पॉइंट आपको नहीं आ रहा था उतना चाहिए, 100 वर्ड में आपने भर भर के लिख दिया उसके अंदर, तो उससे नंबर नहीं मिलता है, ठीक है। ये सब समस्या है वहां। दूसरा, प्रेजेंस ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स और करंट अफेयर, मतलब वही वैल्यू एडिशन का पार्ट है, जिस जगह से क्वेश्चन आ रहा है तो उस पर्टिकुलर गवर्नमेंट स्कीम को मेंशन किया है या नहीं, या क्वेश्चन के अंदर गवर्नमेंट स्कीम है। जैसे अक्सर आता रहता है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना को क्रिटिकली एनालाइज कीजिए, प्रधानमंत्री जन धन योजना, इस तरह का कोई क्वेश्चन आ गया। या मान लीजिए आपका, ये तो हम लोग एनवायरमेंट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, मान लीजिए इसके अंदर कैंपा आ गया है, कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन, इस तरह का कोई टर्म आ गया, तो फिर आपको तो देखना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट स्कीम्स का प्रॉपर जानकारी होना चाहिए कि क्या क्या चीजें यहाँ पे चल रही हैं। तो हम लोग यहाँ वैल्यू एडिशन के आधार पे कम या ज्यादा नंबर आपको देंगे। फिर आता है स्ट्रक्चर एंड प्रेजेंटेशन। अब फिर वही बात हो गया घूम फिर करके कि एग्जाम में मान लीजिए जैसे 2020 के यूपीएससी में क्वेश्चन आएगा, और वही हमको याद आ रहा है तो उसका रेलेवेंट में बता रहा हूँ, फिर इसको भी डिस्कस करेंगे कि 2020 में क्वेश्चन आया था कि एक्सप्लेन द रिंग ऑफ फायर, या व्हाट इज रिंग ऑफ फायर, ठीक है, रिंग ऑफ फायर, ऐसे क्वेश्चन आया था, एक्सप्लेन व्हाट इज रिंग ऑफ फायर। तो ये क्या है ना, पैसिफिक ओशन जो है पूरा का पूरा, अगर पैसिफिक का मैप बनाया जाए तो मान लीजिए ये अमेरिका है इधर साइड से, और इस साइड से ये, या फिर ये अमेरिका है, ये गलत मैं बोला, ये अमेरिका है और ये जापान हो गया, ये जापान का एरिया हो गया, और ये ईस्ट एशिया हो गया, ये रूस का क्षेत्र हो गया, यहाँ अलास्का से ज्वाइन होता है वो, और वो अमेरिका हो गया, मान लीजिए ऐसा है। तो ये जो बीच का प्रशांत महासागर है ना, इसके सारे बॉर्डर्स पे ज्वालामुखी बड़ा एक्टिव है ना, जो इरेबस माउंटेन से शुरू होता है अंटार्कटिक में, और वो पूरा चला जाता है ऊपर तक। तो ये, इसको कहा जाता है रिंग ऑफ फायर। अब मान लीजिए कि आपने रिंग ऑफ फायर खूब लिखा, लेकिन वर्ल्ड मैप नहीं बनाया है, तब नंबर मिलेगा आपको। और एक बच्चा जो है उसके कॉपी में वर्ल्ड मैप बना हुआ है, वर्ल्ड मैप में अच्छे से उसने पैसिफिक को दिखाया कि ये पैसिफिक है, और पैसिफिक के अंदर ये रिंग ऑफ फायर है, क्योंकि इस पूरे क्षेत्र में सबडक्शन हो रहा है किसी न किसी ज्वालामुखी प्लेट का। जापान में 3-3 प्लेट का सबडक्शन एक ही जगह पे हो रहा है, इसीलिए जापान में हमेशा भूकंप आता है, वो 3 प्लेट के ऊपर है। तो टेक्टोनिक प्लेट का बात कर रहा हूं। तो ये चीजें जब चलने लगेंगे तो आपको उसके पीछे का जो डायग्राम आ रहा है उसको बनाना पड़ेगा साइड में। ये आपने कंटेंट लिखा है, यहाँ पर रिंग ऑफ फायर बताया, क्वेश्चन आया, आंसर लिख रहे हैं, यहाँ रिंग ऑफ फायर के बारे में बताते जा रहे हैं, और फिर आपने क्या किया, साइड में यहाँ पे वर्ल्ड मैप बनाया या बीच में बनाया, और यहाँ पे रिंग ऑफ फायर भी है वर्ल्ड मैप में, तब ना इसको स्ट्रक्चर कहा जाएगा एक प्रॉपर तरीके से। मान लीजिए वही जो वहां पे आपको क्वेश्चन आया था पीछे वाले में, जो पेड़ों वाला वन वाला क्वेश्चन था, अब मान लीजिए वन आपने बनाया, आपने क्या किया ना, एक टेबल बना दिया साथ में, ऐसे करके टेबल बना दिया, उसमें हर तरह का जंगल के बारे में आपने लिख दिया कि भाई ये पर्णपाती वृक्ष है, माने पर्णपाती होता है जो जिसका पत्ता गिर जाता है,
या फिर मान लीजिए एवरग्रीन है, सदाबहार वृक्ष है, तो उस तरह के आपने सदाबहार, एवरग्रीन, पर्णपाती और जो था वो सब भरा वहां पे, ठीक है। उसके बाद लिखा कि एवरेज एनुअल रेनफॉल कितना होता है जब इस तरह का माने वन जहां पे मिलेगा वहां एवरेज एनुअल रेनफॉल कितना होता है, वो लिखा आपने। फिर भारत के अंदर किन क्षेत्रों में ये चीजें पाई जाती हैं, ब्रॉड एरियाज लिखना है कि झारखंड में पाया जाता है, कर्नाटक में, वेस्टर्न घाट्स में पाया जाता है, कर्नाटक तो नहीं लिख सकते हैं, जो फिजियोग्राफिक डिवीजन के हिसाब से जो एरिया है वो लिखना है आपको, वो चीजें। अगर हॉटस्पॉट का जिक्र हो रहा है, आपने फिर टेबल बनाया वहां पे 4 हॉटस्पॉट जो भारत में, हॉटस्पॉट वाला एक क्वेश्चन था ना एग्जाम्पल में शुरू में, भारत के अंदर 4 हॉटस्पॉट है, 2 भारत के पूरे अंदर है और 2 भारत ज्वाइंटली शामिल है उसमें। जैसे मान लीजिए सुंदा लैंड हो गया तो अंडमान निकोबार के साइड से जुड़ा हुआ है वो साउथ ईस्ट एशिया से, ठीक है। तो जैसे उस तरह का मान लीजिए आपको इंडो बर्मा हो गया तो मान लीजिए कि नॉर्थ ईस्टर्न जो हमारा राज्य है उनसे जुड़ा हुआ है, वो आधा इधर है और आधा बाकी जगहों पे है। तो अगर इस तरह का आपको मान लीजिए डेटा है तो उसको टेबल्स के फॉर्मेट में अगर आप लगा देंगे तो और मजेदार हो जाएगा। ये अपने ऊपर है कि आप स्ट्रक्चर कैसा रखते हैं, प्रेजेंटेशन कैसा करते हैं। अगर वही हड़बड़ा के प्लेन लिखना बिना प्रैक्टिस के, आप सिंपल लिखे जा रहे हैं, पैराग्राफ में लिखे जा रहे हैं, बिना सब हेडिंग्स के लिखे जा रहे हैं, नंबर तो मिलना बड़ा मुश्किल काम है वहां। तो यहां पे हम लोग क्या देखेंगे स्ट्रक्चर प्रेजेंटेशन में, पहले तो वो सब चीजें, दूसरा माने इनके अलावा भी जैसे लॉजिक है कि नहीं आपके आंसर में। लॉजिक का मतलब ये है कि आपका आंसर बेसिकली, इसको क्या मैं टर्म दूं नाम, कोहेरेंस है कि नहीं आपके आंसर में। कोहेरेंस ये टर्म का तो हमको सिर्फ इंग्लिश ही पता है, हिंदी नहीं पता है। कोहेरेंस का मतलब होता है ना, जैसे एक पैराग्राफ आपने लिखा, मान लीजिए यहाँ इंट्रो या फिर आप बॉडी लिख रहे हैं, ठीक है, और बॉडी में आप 2 पैराग्राफ आपको लिखना है, यहां से आपने शुरू किया, इसी का आंसर आप लिख रहे हैं, एक्सप्लेन द नाइट्रोजन साइकिल एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन द एनवायरमेंट। तो पहले तो नाइट्रोजन साइकिल का आप डायग्राम बनाएंगे, कुछ बातें आपने लिखा कि नाइट्रोजन साइकिल का जो है ना प्रोसेस कुछ ऐसा है कि पहले इसके अंदर मान लीजिए कि नाइट्रिफिकेशन होगा, फिर डीनाइट्रिफिकेशन होगा, फिर वो सब चीजें होंगी। अगर ये आपका सीक्वेंस में नहीं है, मतलब लॉजिकल फ्लो नहीं बन रहा है कि पहले आपने प्रोसेस लिखा फिर सिग्निफिकेंस लिखा कि नाइट्रोजन साइकिल क्यों अहम है, और साथ ही साथ अगर आप और अच्छे से पढ़ाई करके गए थे तो आपने थोड़ा सा यहाँ पर इश्यूज जो अभी करंट में मुद्दे चल रहे हैं नाइट्रोजन साइकिल, या फिर क्या इससे बुरा प्रभाव भी पड़ता है एनवायरमेंट पे, वो भी अगर आपने लिख दिया तब तो और नंबर। तो अगर मान लीजिए ये लॉजिकल फ्लो आपने ठीक से नहीं बनाया, पहले आपको इश्यू याद आ गया, आपने इश्यू लिख दिया, बीच में सिग्निफिकेंस लिख दिया, प्रोसेस आप सबसे नीचे बता रहे हैं, तो आंसर तो तीनों सेगमेंट सही लिखा हुआ है लेकिन लॉजिक नहीं है उसमें। लॉजिक हमारा ये कहता है कि फ्लो मेंटेन हो, सही तरीके का फ्लो, कि आइदर आप प्रोसेस से स्टार्ट करके नीचे जाइए या फिर इसी तरीके का कोई और स्ट्रक्चर बनाइए जिसमें लॉजिक बना रहना चाहिए, क्योंकि ये तो बुलेट पॉइंट्स वाला आंसर बनेगा इसका, ये पैराग्राफ में आंसर नहीं लिखा जा सकता है, तीनों सेगमेंट इसका बुलेट ही पॉइंट वाला है, ठीक है। और आपको ज्यादातर आंसर टेक्निकल पेपर्स का आंसर ज्यादातर आपको लगभग 100% में बुलेट पॉइंट में ही लिखना चाहिए, क्योंकि वहां पैराग्राफ्स आप लिखेंगे तो उतना फिर आप फंस जाइएगा पैराग्राफ में। पैराग्राफ के अंदर वाक्यों के बीच में कोहेरेंस बनाना बड़ा मुश्किल काम है। एक पैराग्राफ आपने यहां लिख दिया, अब जो दूसरा पैराग्राफ है, अगर आपका मान लीजिए एक वर्ड छूट गया, जैसे हावेवर एक वर्ड छूट गया, तो अब ये 2 पैराग्राफ ना कनेक्ट ही नहीं हो पाएगा, एकदम लगेगा कि ये एलियन था और ये अलग पैराग्राफ है। तो इस वजह से पैराग्राफ्स के अंदर ये कोहेरेंस को मेंटेन करना बड़ा मुश्किल काम है। तो हम लोग ये कोशिश करते हैं कि बुलेट पॉइंट्स लिख देंगे, तो विद इन अ सेगमेंट, मतलब एक सेगमेंट के अंदर में आपको फिर कोहेरेंस मेंटेन करने का टेंशन नहीं रहेगा। कोहेरेंस मतलब होता है, उसको कैसे बोले कि वही वो फ्लो जो है ना बरकरार, मतलब सारा का सारा आंसर शुरू से लेकर अंत तक एक दूसरे से वो कहानी के जैसा जुड़ा हुआ है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपका एनसीईआरटी बुक, आपका एनसीईआरटी बुक क्या है ना, एक टेक्स्ट बुक है, और वो ऐसे लिखा है कि पहले वाले जो पैराग्राफ को आप पढ़ेंगे दूसरा पैराग्राफ जुड़ा हुआ है उससे, इसको कहते हैं कोहेरेंस। लेकिन जो रेफरेंस बुक्स होते हैं वो कोहेरेंस में नहीं लिखे होते हैं, लिखते हैं लेकिन जरूरी नहीं कि कोहेरेंस में हो, ठीक है। कोहेरेंस में और क्या नहीं होता है, कोहेरेंस में होता है जो रिवीजन वगैरह के लिए जो नोट्स आता है वो सब कोहेरेंस में नहीं रहता है, रैंडमली। इंटरनेट पे जो आप पढ़ते हो वो कोहेरेंस में नहीं होता है, मैंने जो मटेरियल आप डाउनलोड कर करके पढ़िएगा, अदरवाइज लिखते हैं लोग, ब्लॉग लिखते हैं कोहेरेंस में, लेकिन सारा कंटेंट नहीं होता है। तो ये सारी चीजें आपको करना है, हेडिंग,
सब हेडिंग। अब हेडिंग सब हेडिंग क्या है? हेडिंग सब हेडिंग हमेशा क्वेश्चन से पिक करना चाहिए। जैसे अब देखिए इसी वाले क्वेश्चन में कि जैसे मैंने पहले लिखा वो चीजें उधर लिख रहे हैं कि क्या दिया, एक्सप्लेन द नाइट्रोजन साइकिल एंड इसका सिग्निफिकेंस, महत्व बताइए इसका। तो मैंने क्या किया है यहाँ पर कि नाइट्रोजन साइकिल के बारे में पहले मैंने बताया कि ये एक ऐसा साइकिल है जो बेसिकली वायुमंडल के अंदर से मैंने नाइट्रोजन को ये कर करके या फिर नाइट्रोजन को एक बैलेंस बना करके रखता है। पहले नाइट्रोजन आता है वहाँ से, फिर यहाँ पे जमीन के अंदर में उसका नाइट्रिफिकेशन वगैरह थोड़ा मोड़ा ब्रीफली मैंने बता दिया है कि ये जो पूरा का पूरा साइकिल चलना है ना, यही नाइट्रोजन साइकिल है बेसिकली। ऐसा लिख दिया मैंने, उसके अंदर नाइट्रोजन का कंटेंट भी लिख दिया मैंने, 78% है। ये सब मैंने कुछ लिखा। अब देखिए क्वेश्चन में ये दिया हुआ था कि सिग्निफिकेंस बताना है, ठीक है। तो आप क्या करिए कि डायरेक्ट अपना सब हेडिंग क्या बनाइए, ये वाला कि सिग्निफिकेंस ऑफ नाइट्रोजन साइकिल, या हिंदी वाले बच्चे हैं तो नाइट्रोजन साइकिल का महत्व, ऐसे करके लिखिए, नाइट्रोजन साइकिल का महत्व। जब भी ऐसा आंसर हम लोग देखते हैं या ये सब हेडिंग ऐसा देखते हैं और बॉक्स बना दीजिए वहां पर, तभी हम लोग नंबर देते हैं उसमें, या कोई भी नंबर देगा। और जिसके कॉपी में हम लोग ये देखते थे, हमारा प्रैक्टिस वो होता था कि उसको हम लोग लिखते थे कि गुड, और रिमार्क्स क्या डालते हैं यहाँ पे, गुड कि डायरेक्टली पिक्ड फ्रॉम द क्वेश्चन, डायरेक्टली पिक्ड फ्रॉम द क्वेश्चन, कि बच्चे को हमेशा याद रहे कि क्वेश्चन से ही पिक करना है अपने सब हेडिंग को, अपने मन से नहीं बना के लिखना है। ये एग्जैक्ट टू द पॉइंट वही होना चाहिए जो क्वेश्चन में दिया गया है आपको, ठीक है, सब हेडिंग। तो अगर आप ऐसा नहीं लिखेंगे, कुछ और लिखेंगे, तो यहां पे फिर मेरा रिमार्क्स आएगा कि सब हेडिंग हमेशा पिक कीजिए क्वेश्चन से। अगर वो नहीं पिक करेंगे तो आपका क्वेश्चन बड़ा अस्थिर हो जाएगा। हो सकता है इसके बाद का सारा पॉइंट आपने बड़ा बैलेंस वाला लिखा, सही लिखा, रेलेवेंट लिखा, लेकिन सब हेडिंग ही रेलेवेंट नहीं है, ठीक है। और हो सकता है कि सब हेडिंग आपने रेलेवेंट लिखा, बाई चांस कोई एग्जाम में टाइम पास करा था तो इसी को देख करके यहीं पे नंबर दिया, हाँ चलो रेलेवेंट है, दे दिया। नहीं, बाई चांस वैसा करेगा नहीं, पढ़ेगा उसको, क्योंकि हर एग्जाम का आरटीआई से आप कॉपी मंगा सकते हैं। तो नाइट्रोजन साइकिल का जो महत्व है वो आपको यहाँ पे ऐसे लिखना होगा, डायरेक्टली पिक करके वहां से। तो हेडिंग सब हेडिंग हमने समझा, और बहुत ज्यादा सब हेडिंग्स नहीं लिखना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए जब आप 250 शब्दों में लिखें आंसर, 250 शब्दों में, तो ज्यादा से ज्यादा 2 सब हेडिंग का यूज करें, मतलब 2 सेगमेंट्स लिखें, आपका 250 वर्ड हो जाएगा। 150 वर्ड के क्वेश्चन में यहाँ इंट्रो आएगा, इंट्रो मान लीजिए 20-25 शब्दों का हो गया। जैसे ही बॉडी आएगा तो एग्जैक्टली जो क्वेश्चन में दिया है ना वही उठा करके लिख दीजिए। तो यहां पर एक ही आपको सब हेडिंग लिखने का मौका मिलेगा, और वो सब हेडिंग क्या रहेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन। क्योंकि उसको लिखिएगा तो यही तो 100 वर्ड से कम में तो होगा नहीं, क्योंकि 4-5 पॉइंट तो आएगा ही उसमें। तो 100 वर्ड ये हो गया, 20-25 ये हो गया, 20-25 आपका कंक्लूजन में चला जाएगा, तो 150 वर्ड हो जाएगा। जब आपके पास स्कोप है कि बड़ा आंसर है, माने 25 नंबर का आंसर है, 40 नंबर का, 32 नंबर का, जो जेपीएससी का फॉर्मेट है, जेपीएससी में 32 का भी आता है, 40 का भी आता है, तो यहां पर आप कम से कम 5 सब हेडिंग लिख सकते हैं, आपके पास वो मौका रहेगा, है ना। और क्वेश्चन बहुत इजी रहेगा। जैसे ही बड़ा होने लगेगा ना आंसर, क्वेश्चन हो जाएगा बहुत इजी, वो ट्रिकी नहीं रहेगा, क्योंकि ट्रिकी दे देगा तो फिर बच्चा लिख ही नहीं पाएगा उतना। आपको ये एग्जाम लिया जा रहा है ये देखने के लिए कि आप लिखते कैसा है, नहीं तो दुनिया में ऐसा इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वेश्चंस है कि जिसका आंसर आपको भी नहीं पता था, हमको भी नहीं पता, एग्जामिनर को भी नहीं पता, किसी को नहीं पता। वो पूछ सकता था, जब आपको लिखवाने का ही मन नहीं होता कि भाई आप लिख ही नहीं पाइए, तो वैसा क्वेश्चन पूछता ना कि आप लिख ही नहीं पाएंगे, कोई नहीं लिख पाएगा उसके अंदर। लेकिन वो चाहता है कि आप लिखिए, ताकि वो पता करे कि इससे बेस्ट जो 40-40 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, इसको आप लिखते कैसे हैं, कैसा पेशेंस का लेवल है, और आपका शुरू से लेके अंत तक में माने ठीक तरीके का कमांड है कि नहीं, आधे घंटे तक आप सही से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। इसीलिए जेपीएससी हमेशा सिंपल क्वेश्चन देती है और वो वैसा चाहती है। तो हमें हर आयोग का एक्सपेक्टेशन के हिसाब से तैयारी करना चाहिए। जो भी आप तैयारी एग्जाम देने जा रहे हैं, एक्सपेक्टेशन देखिए। एक्सपेक्टेशन जेपीएससी का क्या होता है लंबे आंसर्स वाले में, सिविल सर्विसेज में, कि भाई ये ज्यादा देर तक लिखने में सक्षम है कि नहीं, ज्यादा लंबा पैसेज लिखने में सक्षम है कि नहीं। यूपीएससी इस चीज को कैसे टेस्ट करती है, एस्से के माध्यम से। यहां कैसे टेस्ट होता है, क्वेश्चन जीएस के माध्यम से टेस्ट होगा। ये पैरामीटर है आपके इस सिलेक्शन में कि आप पेशेंस बना के, ये धार बना करके लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं।
तो वो चीज़ तो टेस्ट होना ही है, कहीं पे एसए से टेस्ट होगा और कहीं पर वो चीज़ें जीएस में टेस्ट होगा, तो जेपीएससी जीएस में ही टेस्ट करता है। एनीवे तो ये हम ये चीज़ें भी टेस्ट करेंगे कि आपका बेसिकली स्ट्रक्चर प्रेजेंटेशन ये सारी चीज़ें कैसा है, इसके लिए भी नंबर है, ठीक ठाक नंबर है, लेकिन उतना नहीं जितना वैल्यू एडिशन के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर 10 नंबर का क्वेश्चन होगा तो प्रेजेंटेशन का नंबर माने 0.25 से 0.5 के बीच में रहेगा, या तो ये सबसे कम हो गया या सबसे ज्यादा हो गया। एवरेज माने 0.25 जो है एवरेज है, जैसा तैसा लिखिएगा वो मिल जाएगा। 0.5 मिल गया मतलब आपको थोड़ा सा अच्छा लिखा है आपने। और अगर ये 250 नंबर का है, मान लीजिए, सॉरी 250 नंबर बोल रहा हूं, अगर ये 15 नंबर का है तो प्रेजेंटेशन का मार्क्स थोड़ा सा बढ़ने 0.75 हो जाएगा। अगर ये 20 नंबर से ज्यादा का होने लगेगा क्वेश्चन तो फिर वो 1 नंबर का प्रेजेंटेशन या 1.5 नंबर का आपको मैक्सिमम दे देगा। जब भी पेपर चेक होता है तो वहां पर इन सब चीजों के ऊपर पहले ही मीटिंग हो जाता है कि हमारा क्या क्राइटेरिया रखना है, क्या स्ट्रैटेजी रखना है। ये नहीं कि एक आदमी को ये सब पता नहीं था, वो अपने मन से प्रेजेंटेशन की जगह पे प्रेजेंटेशन देखा अच्छा है उसमें बैठा दिया नंबर, 10 में 9 दे दिया उसने। वैसे नहीं होगा, होमोजेनस होना चाहिए। 10 में 9 दे देंगे फिर वही कॉपी जाएगा अगले वाले के पास, क्रॉस चेक में काट देगा। तो सबका एक यूनिफॉर्म तरीके से कॉपी चेक होना है और वो यही चीजें देखते हैं इसके अंदर में। तो हम, और आखिरी चीज जो है स्पेस मैनेजमेंट, इसके बारे में तो मैंने बोला ही नहीं, लेकिन हाँ ये भी है कि जेपीएससी में इसका चिंता नहीं करना है, इसीलिए वो इतना यहाँ जेपीएससी के लिए उतना रेलेवेंट नहीं रखता है। यूपीएससी, आसाम पब्लिक सर्विस कमीशन, जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन, मेघालय पब्लिक सर्विस कमीशन और भी 2-4 पब्लिक सर्विस कमीशन ऐसे हैं जो क्या करते हैं कि अपने आंसर का एक बुकलेट प्रोवाइड कर देते हैं, क्वेश्चन उसी में लिखा होता है। और यूपीएससी ये सब पेपर्स में क्या होगा ना कि अगर आपने मान लीजिए कि खूब सारा स्पेस कंज्यूम कर दिया, वो करते ही है बच्चे, वो दिखाना चाहते हैं कि हम भर रहे हैं थोड़ा सा, तो अगर आपने खूब सारा स्पेस कंज्यूम किया तो पता चला कंक्लूजन के लिए जगह ही नहीं बचा है, क्योंकि स्पेस उसमें फिक्स होता है। जेपीएससी में आपको चिंता नहीं करना है, आपको पूरा लंबा चौड़ा यहाँ 36 पेज का 30 पेज का ऐसे कॉपी मिलेगा, रूलिंग कॉपी मिलेगा, उसमें आप आराम से लिखिए। यहाँ कोई वैसा बंदिश नहीं है। तो यहाँ बच्चे आप देखेंगे ना कि उनका एक पेज में वो कैसे लिखते हैं, सिर्फ बीच में इतने दूर ऐसे लिखते हैं, क्योंकि उनको शायद किसी ने यहाँ पे बता दिया है कि पेज गिनाता है जेपीएससी में। अगर आपको भी ऐसा किसी ने बताया है तो आपको बिल्कुल, आपका सबसे बड़ा शत्रु वही है, या फिर उसको खुद कुछ नहीं आता है। कोई भी कभी पेज नहीं गिनेगा और आपको किसी भी आयोग में, तो आप बिल्कुल ये मत मान के चलिए कि जेपीएससी में पेज गिन के नंबर देगा। यूनिवर्सिटीज में भी पेज गिन के नंबर नहीं देता है, घटिया से घटिया यूनिवर्सिटी में। क्योंकि कोई भी टीचर होगा ना, वो ऐसा नहीं कि वो सरकारी स्कूल के जैसा कि कोई चेक नहीं, अब तो सरकारी स्कूल पे भी कड़ाई हो रहा है। तो आप, और जहां आपके पास सुविधा है कि आप अपना कॉपी आरटीआई से मंगा सकते हैं, तो क्या वहां पे पेज गिन के नंबर देगा? नहीं देगा। और मैं जानता हूं कि यहाँ पे लोग भ्रम फैलाते हैं कि खूब लिखो आपको नंबर मिल जाएगा। मत लिखिए वैसा, आप उसको अपना जो सिस्टम आपने प्रैक्टिस किया है उस सिस्टम के हिसाब से ही लिखिए, आपको तब नंबर मिलेगा। क्योंकि जो आपका चेक कर रहा है कॉपी, वो कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं होगा, या ऐसा नहीं होगा कि एकदम बैल बुद्धि का उसको कुछ पता नहीं है। वो थोड़ा सा भी समझदार होगा ना तो ये कॉपी देखेगा कि आपने मजाक किया है कॉपी में, पेज गिनवा रहे हैं हमसे, फाड़ के फेंक देगा कॉपी में, मंगाते रहिए आरटीआई से। तो उसका दिल जीतने का कोशिश कीजिए, उसका दिमाग गर्म। जैसे कुछ लोग होते हैं कि, और लैंग्वेज वाले में बात आ रहा था उसका हैंडराइटिंग में, कि हैंडराइटिंग लिख देते हैं एकदम डेंजर। ठीक है, हम भी देखे हैं कुछ बच्चों का हैंडराइटिंग लैंग्वेज पे आ रहे हैं कि अगला चीज जो मैं देखूंगा वो थोड़ा सा लैंग्वेज पे देखूंगा और साफ सफाई पे भी देखूंगा कि हाँ लैंग्वेज जो है आपने देखिए। अगर मान लीजिए आप लैंग्वेज से मैं क्या समझा रहा हूं, पहले मोटा बात समझते हैं। मोटा बात यह है कि जब आप हिस्ट्री लिख रहे होंगे, हिस्ट्री का आंसर, जब आप एनवायरमेंटल साइंस ऑप्शनल का आंसर लिख रहे होंगे, या फिर मान लीजिए एक सब्जेक्ट तो नहीं है यहाँ पर लेकिन फिर भी उसका एग्जांपल दे रहा हूं, मान लीजिए आप एथिक्स का आंसर लिख रहे हैं, तो क्या इन तीनों सब्जेक्ट्स के जो आंसर हैं उनमें लैंग्वेज का फर्क होगा? बिल्कुल हो जाएगा लैंग्वेज का फर्क। एथिक्स, जब आप हिस्ट्री का आंसर लिख रहे होंगे ना, तो आप जो भाषा आपकी होगी वो इतिहास की भाषा होगी, जिसके अंदर आप ज्यादा पॉलिटिकल टर्म्स यूज करेंगे, समाज के लिए जो टर्म्स होते हैं वो सारे टर्म्स यूज करेंगे, वो उससे उसका लिखाएगा। जैसे ये टेक्निकल पेपर हो गया, एनवायरमेंटल साइंस बहुत हाईली टेक्निकल पेपर है,
तो इस टेक्निकल पेपर में आप जो टर्म्स यूज करेंगे ना वो बहुत ज्यादा टेक्निकल होने चाहिए। ये नहीं कि आंसर आप लिखते जा रहे हैं लेकिन वो नॉर्मल इंग्लिश लग रहा है, वो लग रहा है कि कोई लिटरेचर का आप आंसर लिख रहे हैं जिसके अंदर कोई टेक्निकल टर्म ही यूज नहीं कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए, एग्जांपल में कि डिस्कस द वेरियस एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय अर्बनाइजेशन। ठीक, क्वेश्चन बड़ा आसान है। अर्बनाइजेशन का क्या फिनोमेना है कि अर्बन एरिया उसको कहते हैं जिस एरिया में मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो है ना, या मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन एग्रीकल्चर एक्टिविटी में नहीं होती है। शहरी एरिया कौन है कि वहां का जो पॉपुलेशन होगा वो कृषि में नहीं इन्वॉल्व होता है, वो सेकेंडरी एक्टिविटी करता है, इंडस्ट्री में होता है, उद्योग में होता है, सर्विसेज में होता है, इन सब इकोनॉमिक एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहा होता है। और जहां भी इस तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज चल रही होती हैं उसको हम लोग अर्बन एरिया कहते हैं। तो अर्बनाइजेशन का मतलब एक वैसा कोई भी क्षेत्र दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, वो अर्बनाइजेशन है। तो मान लीजिए कोई गांव था पहले, अब वो गांव में क्या हो रहा है ना कि वो कृषि को लूज कर रहा है। ज्यादातर लोगों ने क्या किया है, अपने खेतों के अंदर इंडस्ट्री बना दिया है। ठीक है, मेरा भी यही मन रहता है कि हम बिहार जाके यही सब काम करें, खेत के अंदर इंडस्ट्री बना दें, क्लस्टर बना दें कुछ, क्योंकि खेत बड़ा बड़ा है और आपने वहां खेत के अंदर अगर इंडस्ट्रीज लगाना शुरू कर दिया तो सूनर और लेटर कुछ समय के बाद वो विलेज का क्या होगा ना, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी बदल जाएगा। वहां के लोग अब थोड़ा अर्बन, आप कहेंगे ना कि फैक्ट्री लग गया, इतना इतना फैक्ट्री को देखा देखी सरकार कुछ ना कुछ रोड बनवा ही देगी कनेक्टिविटी के लिए, अर्बन एरिया हो जाएगा वो कुछ समय के बाद, क्योंकि अब वहां पर सेकेंडरी एक्टिविटीज स्टार्ट हो गए। प्राइमरी मतलब होता है कृषि, वो गया काम से। तो अर्बनाइजेशन के वजह से, शहरीकरण से उत्पन्न विभिन्न पर्यावरणीय समस्याओं पर चर्चा कीजिए। तो शहरीकरण से क्या एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं? बहुत सारा प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। पहले तो ये शहरीकरण के वजह से सबसे पहले कंक्रीट का जंगल बनता है, कंक्रीट जंगल कहते हैं उसको, कि जैसा मेटामॉर्फिक रॉक होता है ना, वो बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है सनलाइट को, सॉरी मैंने वो बहुत ज्यादा उसके अंदर ये सनलाइट जो है ना डीप पेनिट्रेशन नहीं कर पाएगा उसके नीचे सनलाइट मेटामॉर्फिक रॉक्स में। तो सनलाइट क्या करती है ना, बहुत कम पतले एरिया में कॉन्सेंट्रेट होकर रहती है। तो इतना ज्यादा गर्म हो जाता है मेटामॉर्फिक रॉक जितना इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक नहीं गर्म होते हैं। वैसे ही क्या होगा कि जब ये कंक्रीट पे पड़ता है, ये मान लीजिए कंक्रीट का एक लेयर है, ऐसे करके सूरज का रोशनी इस पे पड़ा, सूरज का रोशनी, तो क्या करेगा ना, सूरज का रोशनी बहुत अंदर तक पेनिट्रेट नहीं करेगा, तो बहुत छोटे एरिया को इतना ज्यादा इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट मिल जाएगा पतले से लेयर में। तो इतना ज्यादा गर्म हो जाता है कंक्रीट कि ये कंक्रीट जंगल बनता है। तो उस पूरे क्षेत्र के रेनफॉल पैटर्न, हर चीज को वो माने प्रभावित करता है। जैसे ये गर्म होगा तो क्या होगा, ये हवा ऊपर उठना चालू होने लगेगी और आसपास के क्षेत्रों से ठंडा हवा इसका जगह लेगी। तो कल अगर मान लीजिए ये एरिया पूरा मैदान था, आज ये पूरा एरिया ब्रिज और रोड और वो सब कुछ बन गया है, तो हवा का रुख बदल जाएगा उस नजदीक के एरिया में। पहले विंड का सर्कुलेशन कैसा होगा कि हवा यहाँ अपलिफ्ट हो गई, इधर से ठंडा हवा आ गया, तो विंड का डायरेक्शन ये महसूस होगा आपको, ऐसे करके मान लीजिए। और उसके पहले क्या था, जब जंगल था तो मान लीजिए यहाँ पे जंगल है, लैंड है और उस तरफ कहीं पे पहाड़ उहाड़ है, तो अभी विंड का डायरेक्शन ऐसा हो रहा था कि इधर से उधर बह रही थी, अब इसके तरफ विंड बह रहा है, पहले इससे दूर विंड बह रही थी। ये सब चीजें वहां पर हैम्पर होता है। तो क्लाइमेट को बहुत ज्यादा वो प्रभावित करता है। ये सब चीजें तो अभी उतना नहीं डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तो क्या आपने जो भाषा यहाँ लिखा, इन सब के बारे में लिखा या नहीं लिखा, ये सब जो टेक्निकल चीजें होंगी कि नाउ द सनलाइट पेनिट्रेटिंग हेयर हैज टू वार्म अ वेरी थिन लेयर, मतलब इंग्लिश में ऐसा लिखेंगे और हिंदी में ऐसा लिखेंगे कि प्रकाश जो इसके ऊपर आ रही है मेटामॉर्फिक रॉक्स पे पड़ने के बाद उनको बहुत कम एरिया गर्म करना पड़ रहा है। जो हवा का जो विंड का डायरेक्शन है वो ऐसा हो रहा है, अपलिफ्टमेंट हो रहा है एयर, ये अपलिफ्टमेंट, विंड डायरेक्शन, ये सब बातें टर्म्स आप यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यही टर्म्स इसको साइंस का आंसर बना देगा और यही टर्म्स का नहीं यूज करेंगे तो ये इंग्लिश लिटरेचर लगने लगेगा। तो लैंग्वेज का मैंने जो पहले मोटा मोटा बात यही था कि हर सब्जेक्ट का अपना एसेंस कहां से आएगा, उसके अंदर जो भाषा प्रयोग हो रही है उससे आएगा। तो टेक्निकल पेपर में टेक्निकल भाषा, लेकिन यही लैंग्वेज एथिक्स में नहीं चलेगा। जैसे ही ये टॉपिक एनवायरमेंटल एथिक्स का आएगा जो एसीएफ में दिया हुआ है, एनवायरमेंटल एथिक्स
तो इसके अंदर आप देखिएगा भाषा थोड़ा सा बदलने लगा है। एनवायरमेंटली टेक्निकल तो रहेगा ही, क्योंकि वो टेक्निकल चीज का एथिक्स पढ़ रहे हैं आप, लेकिन भाषा हल्का सा बदलाव दिखेगा आपको, क्योंकि अब आपको एथिक्स को भी जस्टिफाई करना है। वहां पे बातें मोरालिटी की होंगी, वहां पे बातें होंगी इंटीग्रिटी की, वहां पे बातें होंगी अपना सेल्फ कॉन्शियसनेस का, ये सब टर्म्स आना शुरू हो जाएगा। और अगर आपने ये सब टर्म्स नहीं यूज किया, फिर आपका आंसर वहां से कम नंबर का होगा। तो भाषा में हम लोग मोटा मोटा देखते हैं कि जिस लैंग्वेज, जिस पेपर का भाषा आप यूज कर रहे हैं, एसेंस मेंटेन है कि नहीं उसका। एसेंस मतलब उसका एसेंशियल पार्ट, अगर एसेंस नहीं मेंटेन है तो आपको नंबर नहीं मिलने वाला है। दूसरा चीज, अब आता है कॉमन चीजें। कॉमन चीजें ये कि लैंग्वेज फॉर्मल है कि नहीं। ये हम इतना बड़ा समस्या देखे हैं स्टूडेंट्स की कॉपी में कि लैंग्वेज बहुत कैजुअल है, एकदम कैजुअल लैंग्वेज। और कैजुअल लैंग्वेज का मैं क्या उदाहरण दूं, मैं तो वो तो चीजें मैं कॉपी दिखा के आपको बताऊंगा कि देखिए कॉपी में कैसा टर्म यूज कर रहा है। और लैंग्वेज देखिए फॉर्मल का मतलब और भी, हम एक कॉपी देखे थे जिसमें एक बच्चे ने लिखा था अशोक, मैंने हिस्ट्री का एक कॉपी मैंने देखा जिसमें लिखा था कि अशोक का जो नीतियां था, और अशोक लोग, क्योंकि जो मौर्यंस थे वो बेसिकली शूद्र कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। खाली बौद्ध सोर्सेज में, बुद्धिस्ट सोर्सेज में उनको लिखा है कि वो लोग क्षत्रिय थे, अदरवाइज बाकी जितने जैन सोर्सेज हैं, पुराण में हैं, वो सब जगहों पे उनको शूद्र ही बताया गया है। अब वहां पे वो बच्चे ने क्या लिखा है ना, फैनेटिक ब्राह्मण्स लिखा है कि दिस वाज ए रिएक्शन अगेंस्ट फैनेटिक, बुद्धिज्म पे शायद लिखा था फैनेटिक ब्राह्मण। अरे टर्म आप ऐसा लिखिए फैनेटिक ऐसे करके, तो ऐसा टर्म आप क्यों लिखेंगे कि जिससे थोड़ा सा मतलब वहां पर कोई भी, मान लीजिए ब्राह्मण ही कोई कॉपी चेक कर रहा होगा तो वो थोड़ा सा अपसेट होगा ना। मतलब भाषा आप ऐसा यूज कीजिए ना कि जिसके अंदर कोई कंट्रोवर्सी या उस तरह का क्रिएट ना हो, ये लगे नहीं कि दोस्त जैसा लिख रहा है। तो वैसा भाषा, वो मैं कॉपी आने पे दिखाऊंगा अलग अलग, क्योंकि अभी ध्यान में उतना भाषा हमको आ नहीं रहा है, तो क्लास के अंदर मैं दिखाऊंगा कि देखिए ये कैसा भाषा लिखा है, ठीक है, नाम बिना बताए हुए, तो आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा। प्लस ग्रामेटिकली करेक्ट ये तो होना ही चाहिए। कुछ बच्चे हमसे ये पूछ रहे हैं कि सर हमको थोड़ा थोड़ा इंग्लिश हम लिख सकते हैं, हिंदी भी लिख सकते हैं। हमें वो मतलब नहीं है कि आप हिंदी इंग्लिश दोनों लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, हमें वो मतलब है कि ग्रामेटिकली सही आप ज्यादा कौन सा लिख सकते हैं। क्योंकि नॉर्थ इंडिया के अंदर में अक्सर ये देखा जाता है कि स्टूडेंट्स को ना तो हिंदी आता है ना तो इंग्लिश आता है। मैंने लिखने के स्तर पे अगर बात करें तो वैसा बहुत कम लोगों का होता है कि दोनों में से किसी भी एक लैंग्वेज पे आपका कमांड होना बहुत जरूरी है जिसमें आप आंसर लिखते हैं। एटलीस्ट ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं आने चाहिए, वो सब चीजों से थोड़ा सा अपसेट होता है दिमाग, क्या लिख रहा है क्या पढ़ रहा है, वो इरिटेशन क्रिएट होता है। स्पेलिंग मिस्टेक, इन सब चीजों से इरिटेशन होता है, और अगर जो आपका कॉपी चेक कर रहा है वो खूब इरिटेट हो गया है तो आपको कभी अच्छा नंबर नहीं देगा। दूसरा टेक्निकल टर्म्स, एनवायरनमेंट, क्योंकि एनवायरनमेंट का है तो आपको यहाँ पे टेक्निकल टर्म्स, अगर ये मैं एथिक्स के लिए आपको बता रहा होता तो यहाँ पर आपको मैं एथिकल टर्म्स के बारे में ज्यादा बोलता। तो लैंग्वेज एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा आपके उसमें। तो यहाँ पर हमने देखा कि किस तरह से वो चीजें। सातवां चीज जो हम लोग देखते हैं जिसको अक्सर बच्चे इग्नोर ही करके चलते हैं, कंक्लूजन। लिख देंगे समरी बेस्ड कंक्लूजन, कुछ लिख के आ जाएंगे, वैसे नहीं होता है। कंक्लूजन का भी प्रॉपर ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, क्योंकि कंक्लूजन जो होता है ना, अंत नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये अंत नहीं है पिक्चर का, ये क्लाइमैक्स है पिक्चर का। दिस इज नॉट द एंड, दिस इज द क्लाइमैक्स। जैसे पिक्चर खत्म होता है ना तो वहां पर आप देखिएगा द एंड लिखते हैं, वो द एंड नहीं है, उसके पहले वाला सीन है कंक्लूजन, जिसको आपको जो है ना अंत को ऐसा बना, अंत मतलब बोल रहा हूं मैं कि कंक्लूजन ऐसा बनाना चाहिए कि वहां जाने के बाद आंसर जो है ना वो फाइनल सीन में कंप्लीट हो जाए आंसर। तो जितने लोग ये मानते हैं कि ये आंसर का आखिरी भाग है, नहीं, उसको फिल्म के जैसा मान के चलिए कि वो फिल्म का द एंड नहीं, फिल्म का क्लाइमेक्स का सीन है वो। यहीं आकर के पता लगेगा कि आपने आंसर लिखा कैसा है, सही है या नहीं है। तो जो लोग कंक्लूजन इग्नोर कर रहे हैं वो समझिए कि आपका वो आंसर का नंबर आपको कभी नहीं मिलने वाला, उसमें आप कभी सेलेक्ट नहीं होंगे उस एग्जाम में। कंक्लूजन बहुत तरह से लिखा जा सकता है, फ्यूचरिस्टिक भी लिखा जा सकता है, डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा है। कभी कभी आप समरी बेस्ड भी लिख सकते हैं, समरी भी लिख सकते हैं, कहीं कहीं पे आप सजेशन वाला भी लिख सकते हैं, सजेशन, ठीक है। और जो सबसे सेफ है वो ट्रिक मैं आपको समझाता रहूं, हमेशा क्या करिए, कंक्लूजन को ना किसी लार्जर ऑब्जेक्टिव से कनेक्ट कीजिए। मतलब कंक्लूजन को
खैर मैं तो यही यहाँ पे पहले ही बताना भूल गया कि हम क्या देखेंगे। हम देखेंगे कंक्लूजन में, डज द कंक्लूजन समराइज द कोर आर्गुमेंट। अब यहाँ जो कोर आर्गुमेंट है जो भी इसके अंदर का, मान लें व्हाट इज इकोलॉजिकल सक्सेशन, क्या इसके ये समरी बेस्ड वाला इसका कंक्लूजन होगा। इसमें फ्यूचरिस्टिक भी नहीं लिख पाइएगा, सजेशन बेस्ड भी, क्योंकि एक कंसेप्ट है, कंसेप्ट के ऊपर कोई सलाह नहीं दे सकते हैं आप, ठीक है। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन जो है, इसका जो कंक्लूजन यहाँ लिखा गया, क्या इसने इस कोर टर्म को जस्टिफाई किया या नहीं किया। क्या आपने हवा में कुछ भी लिख के चले गए, वैसा नहीं। जैसे इंट्रो बंधा हुआ था उसी तरह का कोर थीम से कंक्लूजन भी बंधा हुआ है उसी कोर थीम से, समराइज होना चाहिए प्रॉपर तरीके से, ठीक है। दूसरा, तो क्या क्या यहाँ पे हम देख करके नंबर काटेंगे। आपका नंबर क्यों काटेंगे, देखिए हम पहले नंबर काटने वाला बता रहे हैं। काटेंगे कहां पे, अब किसी को एंट्री हम नहीं दे पाएंगे तो उतना कहां पे हम नंबर काटेंगे कंक्लूजन में, जहां पर भी आपने पैराफ्रेजिंग किया है। पैराफ्रेजिंग, पैराफ्रेजिंग का मतलब होता है कि घुमा फिरा के उसी बात को लिख देना, ठीक है। जैसे मान लीजिए, और ऊपर से आपने 5-10 पॉइंट लिखा किसी भी, जैसे यही क्वेश्चन है कि व्हाट इज इकोलॉजिकल सक्सेशन, डिस्क्राइब इट्स टाइप्स विद सुटेबल एग्जांपल्स। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन पहले आप लिखिए क्या होता है, कि ये किसी एरिया में एक के बाद एक जो स्पीसीज का डेवलपमेंट शुरू होता है ना, उसको कहते हैं। तो ये प्राइमरी सेकेंडरी दोनों टाइप का हो सकता है। प्राइमरी जहां पर बेयर रॉक से शुरुआत है, चट्टान से शुरुआत होती है और फाइनली उसका क्लाइमेक्स जंगल पे होता है। सेकेंडरी जिसमें होता है कि एक बना बनाया पूरा का पूरा ये इकोसिस्टम तबाह हो जाता है, फिर जीरो से शुरू होकर के एक एक करके स्पीसीज आते हैं। लेमन लैंग्वेज में मान लीजिए ये सब सारा कंटेंट आपको लिखना है इसके अंदर, सारा आपने लिखा, ठीक है। और आपने क्या किया है कि यही सारा बात घुमा फिरा करके कंक्लूजन में डाल दिया है कि देखो ना इकोलॉजिकल सक्सेशन ऐसा ऐसा होता है। पैराफ्रेजिंग देखने के बाद मूड खराब होगा, नंबर कटेगा, तो 0 मिलेगा। तो क्या ना करें, पैराफ्रेजिंग बिल्कुल भी ना करें। दूसरा चीज क्या करें, अब क्या करें, दूसरा चीज कि हमें क्या करना चाहिए। मैं एक ट्रिक खाली बता दे रहा हूं, बाकी हम लोग डिस्कस करेंगे दूसरे क्लास में, क्योंकि अभी हम निकलेंगे बिहार, ठीक है, बिहार के सेंटर पे जा रहे हैं। तो एनीवे, तो यहां पे मैंने क्या बताया कि क्या करें, मैं ट्रिक्स डायरेक्ट बता दे रहा हूं आपको। आप क्या करिए ना, कि जैसे यहां पे ढेर सारे पॉइंट्स आप लिखे जा रहे हैं, और ढेर सारे पॉइंट लिखिए, उसमें से एक पॉइंट छोड़ दीजिए उसमें, ठीक है, और उसी पॉइंट को कंक्लूजन का आधार बना लीजिए, ठीक है। इस क्वेश्चन में तो उतना बढ़िया समझ में नहीं आएगा। मान लीजिए कोई दूसरा क्वेश्चन है कि जैसे व्हाट आर द सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस इन एग्रीकल्चर, मान लीजिए ऐसा कुछ क्वेश्चन है। वैसे ये एसीएफ में जाएगा, यहां नहीं आएगा। व्हाट आर द सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस इन एग्रीकल्चर इन झारखंड एग्रीकल्चर। और मजेदार हो गया क्वेश्चन कि अभी झारखंड के कृषि में हम कौन कौन सा ऐसा प्रैक्टिस यूज कर रहे हैं जो सस्टेनेबिलिटी को बढ़ा रहा है, सस्टेनेबिलिटी को आगे लेकर के जा रहा है या नहीं जा रहा है। मान लीजिए वैसा कुछ है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि सारा चीज लिख देंगे, एक पॉइंट छोड़ देंगे। मान लीजिए उसके अंदर आपने पॉइंट छोड़ दिया है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, मतलब यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, वो वाला पॉइंट आपने क्या सारा लिखा कि हम जीआईएस यूज करेंगे, प्रिसीजन फार्मिंग करेंगे, मतलब ये सब झारखंड में भी यूज हो रहा है, ठीक है, क्योंकि पूरे देश में हर जगह यूज हो रहा है। तो इसको ऐसे ही बनाना है, हमको दिमाग लगाना है। परंपरागत कृषि योजना जो है उसका एक एलिमेंट्स यहाँ पे है, हर खेत को पानी, मतलब जो भी सेंट्रल स्कीम है वो तो लागू यहाँ भी होगा ना, वो सब चीजें आपने खूब लिखा। और एक क्या है ना, टेक्नोलॉजिकल ये सब टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन है। एक पॉइंट आपने छोड़ दिया है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, उसको आप क्या कीजिए कि कंक्लूजन में लिखिए, तो कंक्लूजन एकदम यूनिक हो जाएगा। कैसे लिखेंगे कि समराइज करते हुए कि द अबोव प्रैक्टिसेस, मतलब ऊपर लिखित जितने प्रैक्टिसेस हैं उनके वजह से झारखंड में एक ये कृषि को एक बहुत जबरदस्त बल मिला है, प्रैक्टिसेस सस्टेनेबल हुई है, और हम इसके अंदर और ज्यादा डेवलपमेंट कर सकते हैं अगर हम थोड़ा सा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जैसा टेक्नोलॉजी जो होता है उसको यूज कर लें इसके अंदर, कृषि के अंदर, लैंड के अंदर, वो सब के अंदर। उससे हमें पता चल जाएगा कि कहीं पर भी क्या हो रहा है। कुछ अगर वैसा आप कर पाए, मतलब एग्जाम्पल हो सकता है अभी मेरा उतना सही भी ना हो टेक्निकली, लेकिन फिर भी मैं एग्जाम्पल देके आपको समझा रहा हूं कि अगर ऐसा आप ट्विस्ट एक देंगे ना, क्लाइमेक्स देंगे फिल्म को, तब जाके मजा आएगा। तो ट्रिक यही है कि हमेशा जो है ना एक
दो ट्रिक्स मैं आपको बता दें। एक ट्रिक की एक पॉइंट कम लिखिए उसमें, उस पॉइंट को कंक्लूजन के लिए बचा लीजिए, वो एकदम कंक्लूजन को ना झटके से आपका मजेदार बना देगा, क्लाइमेक्स ला देगा। और दूसरा ट्रिक क्या है कि जैसे आप लिख रहे हैं तो ऑलवेज कनेक्ट विद द लार्जर गोल। लार्जर गोल, ये लार्जर गोल क्या है, जैसे कुछ कुछ गोल्स ऐसे होते हैं ना जो बहुत बड़ा गोल्स है। जैसे मान लीजिए कि क्या मैं बताऊं, जैसे विकसित भारत, ये सब क्या है, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव नहीं है, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है विकसित भारत। या फिर मान लीजिए इसी के जैसा कोई और गोल है, मान लीजिए कि SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिसके अंदर 17 गोल्स हैं। कुछ इस तरह का जो लार्जर ऑब्जेक्टिव है उसमें आप उसको जोड़िए कंक्लूजन को, कि बाय यूजिंग दीज, माने इसके कंक्लूजन में लिखिए कि बाय यूजिंग दीज थिंग्स इंडिया हैज शोन इट्स कमिटमेंट टुवर्ड्स सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड झारखंड बीइंग वन ऑफ द लीडिंग कंट्रीब्यूटर्स। उसको और भी चेंज कर सकते हैं, एक दूसरे भाषा में भी लिख सकते हैं कि झारखंड जो भी सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस अपने खेती में लागू कर रहा है, उससे वो भारत के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के प्रयासों में एक जबरदस्त ये चीज मिल रही है। आप खुद सोच के देखिए, जब आपका आंसर कोई पढ़ रहा होगा ये सब चीजें, और लास्ट में आपका ये इतना बड़ा मकसद देखेगा, या इसको ये भी रियलाइज है कि हमारा देश बढ़ रहा है किसी हायर गोल पे और झारखंड उसमें लीडिंग कंट्रीब्यूटर बनने जा रहा है, तब आपको नंबर देगा वो। तो कंक्लूजन कभी इग्नोर ना करें। कंक्लूजन आप ऐसा लिखिए कि लगे कि वो पिक्चर में ना आपने उसका फाइनल सीन लिख दिया है, क्लाइमेक्स लिख दिया है, कोई या तो एकदम ट्विस्ट कर दिया है, लार्जर गोल से जोड़ दिया, वो सब चीजें कर दी है। पैराफ्रेजिंग बिल्कुल नहीं करना है, कोई नंबर नहीं मिलेगा। जेनरिक बिल्कुल नहीं लिखना है। जेनरिक का मतलब है टू ऑब्वियस पॉइंट्स। टू ऑब्वियस का मतलब है कि जो यहां लिखते चले आ रहे हैं ना वही चीज वहां लिख दी है, या फिर उसको ऐसा लिख दिए कि हाँ झारखंड हैज, या झारखंड इज कंट्रीब्यूटिंग टू सम गोल्स, ऐसे करके लिख दिया, या झारखंड इज ट्राइंग टू अचीव सस्टेनेबल एग्रीकल्चर बाय 2050। ये सब जेनरिक पॉइंट है, माने हर कोई वही लिखेगा, जो तैयारी कर रहा है वो भी लिखेगा, जो तैयारी नहीं कर रहा है वो भी लिखेगा वहां पे। तो वो जेनरिक पॉइंट से बचना है ताकि आप नंबर यहाँ पे उठा पाए। खैर एनीवे, एज ए एग्जामिनर मैं इन्हीं सब चीजों को देख करके आपको आपके कॉपी को इवेलुएट करूंगा और आपको नंबर दूंगा, अच्छा या एवरेज। तो आज का जो हमारा टॉपिक था बेसिकली वो यही टॉपिक था कि इंट्रोडक्शन से लेकर के कंक्लूजन तक एक एग्जामिनर कैसे कैसे उस कॉपी पे नजर रखता है। ठीक है, अगर आप ये समझ लिए हैं तो आपको आंसर राइटिंग अब बहुत आसान लगेगा।